आखिरी ग्रिड, ये जो आखिरी ग्रिड है इसके अंदर यहां फेस पे तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एरियाज एंड एथिक्स, इनको मिला के 10 से 15 नंबर का हुआ है। और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर डी ये है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड एंटिटीज होती हैं, इनकी स्टेटमेंट्स हैं। IAS 19 में एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान था, उस प्लान की स्टेटमेंट्स हैं। फिर कुछ छोटे छोटे इंतहाई फालतू तरीन IAS हैं, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं, और पब्लिक एंटिटीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कुछ अंग्रेजियां हैं। ये है इस ग्रिड के अंदर। और एक एथिक्स है, जिन्होंने पिछले कोई 4 साल में कैफ किया हुआ है, पिछले 4 साल में उन्होंने ये FAR 2 में पढ़ा होता है, और ये उसी लेवल का ही है। और जिन्होंने उससे पहले किया हुआ है उन्होंने ये रिपोर्टिंग का पेपर बार बार देके पढ़ लिया होगा। तो ये आपने खुद ही पढ़ना है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं बताना, ये आपने खुद ही पढ़ना है। मैंने चैप्टर बना के ये जरूर कर दिया कि ये जो सिलेबस में है ये मैंने सारा निचोड़ के नहीं, मतलब जस्ट उसके फॉर्मेट छोटा करके उसको बुक में डाल दिया है। और ये पेपर में ले जाना अलाउड है, IAS और कोड ऑफ एथिक्स, ये पेपर में ले जाना अलाउड है। तो आपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़े होंगे तो पेपर में ले जाने का फायदा होगा ना। तो इसलिए वो मैंने सारे उठा के चैप्टर में डाल दिए, और उनके सवाल भी प्रैक्टिस के कैफ वाले ही हैं। तो पहले ये फड़का देता हूं, उसके बाद इस ग्रिड डी पे आता हूं। एथिक्स मैंने अपनी बुक में चैप्टर 16 बनाया हुआ है, चैप्टर 16 मेरी बुक में, चैप्टर 16 मेरी बुक में चैप्टर 16। और इसमें ना कोड ऑफ एथिक्स में जिस फॉर्मेट से लिखा हुआ है वो छोटा छोटा पेज करके लिखा हुआ है। तो मैंने जब उसको समेटा, वो बनते थे कुछ 100 पेजेस, मैंने फिर उसको जब अपनी बुक में समेटा तो वो 38 पेजेस पे आया है। लेकिन मैंने इसमें काटा पीटा कुछ नहीं किया, बस उसी को सीधा करके अपनी बुक के फॉन्ट साइज के मुताबिक लिख दिया। ये मैंने सारा वही वहां कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन वो बहुत बड़ा है कोड ऑफ एथिक्स, वो तो ऑडिट वालों के लिए है ज्यादा। तो सिर्फ जो आपके रिपोर्टिंग के सिलेबस में पार्ट 1 पार्ट 2 ये मैंने वो लिखा हुआ है, वो मैंने उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। और सच्ची बात है, मेरे पढ़ाने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर। यानी अब जैसे मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं एक अच्छे सुघड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या खुसूसियात होनी चाहिए, बेशक बोंगियां लगे आपको ये, और आपको लगे कि ये कौन सी बातें हो रही हैं। हम फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं वो कौन लोग हैं, तो वो जैसे भी हैं किताबी लिहाज से चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज, अपडेटेड भी होना चाहिए, लॉ फॉलो करने वाला होना चाहिए, ना खुद लॉ तोड़े ना दूसरों को पुट्ठे मशवरे दे, कोई ऐसा गंदा बिहेवियर ना हो कि लोग कहें यार कितना बदतमीज आदमी है। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये उन्होंने अपनी ख्वाहिशात जो हैं ये वो इस चैप्टर में लिखी हुई है। अब इसमें मैंने आपको क्या समझाना है कि प्रोफेशनल कंपिटेंस होना चाहिए, तो ये आपने खुद पढ़ना है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए, क्या क्या बुराइयां नहीं होनी चाहिए, ये इन एथिक्स के अंदर लिखा हुआ है। इनको आपने पढ़ना है। ये सारी चल रही हैं अच्छाइयां, और फिर इसके बाद आ जाती हैं कि इनको खतरे क्या क्या होते हैं, थ्रेट्स, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर सकेगा, है क्यों नहीं कर सकता, धमकी मिल रही होगी, पैसे मिलते नजर आ रहे होंगे, लालच आ जाएगी, क्लाइंट ना छूट जाए, काम नहीं आएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, फिर किसी दोस्त ने क्लाइंट रेफर किया था, अगर क्लाइंट नाराज कर दिया तो दोस्त नाराज हो जाएगा। तो इस तरह के थ्रेट्स हैं। अब ये आपने खुद ही पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें अच्छा ये हो गया। अब करे क्या, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट को परेशानियां हैं तो क्या करे, ICAP से बात करे, लॉयर से बात करे। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो इन एथिक्स में लिखी हुई हैं। अब इसमें आपको सवाल किस तरह का आ सकता है, इसमें आप इसी में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आए, पेज 38 के बाद ये मैंने कैफ के सवाल ही डाले हुए, और इन सब में ऐसा ही है कि कोई ना कोई सिनेरियो बताया होगा और पूछा होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसमें क्या क्या थ्रेट्स फेस हो रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में कौन कौन सी खूबियां इसमें खराब हो रही हैं, और जो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें बुरा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। जो बुरा होगा उसमें बुराइयां होंगी से मुराद है उसमें कुछ अच्छाइयां नहीं होंगी, तो वो बतानी है कि कौन सी अच्छाइयां नहीं है। और जो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसको कुछ थ्रेट्स होंगे, ये बताने के कौन से थ्रेट्स हैं, और वो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करे। तो ये इन सब में कॉमन एक ही सवाल होता है कि 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनमें से एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। CFO चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जो CEO है वो इस CFO को कुछ पुट्ठे पुट्ठे काम करने को कह रहा है। तो पूछा हुआ है कि CFO को क्या क्या थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं। इसी तरह से इसमें आतिफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैनेजर अकाउंट्स है, और CFO वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो CFO आतिफ को पुट्ठे पुट्ठे मशवरे दे रहा होगा, तो CFO की बुराइयां बतानी होंगी और आतिफ की मसले बताने होंगे कि इसको थ्रेट्स क्या हैं। तो इसी तरह के सवाल ये CFAP में भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही है। जैसे उसी चैप्टर 18 पे आए जो मैंने आखिर में एक बनाया हुआ, ये कैफ के डाले में, क्योंकि ये सिलेबस से निकल गया हुआ था। ये सिलेबस में कुछ साल पहले दोबारा डाला था, ये 2021 में कहीं डाला था,
या 22 में डाला था। तो ये जो मैंने चैप्टर आखिरी बनाया हुआ है 5 चैप्टर वाला, इसमें पेज नंबर 18 में आए, ये आखिरी चैप्टर में पेज 18, जून 22, पुरानी बुक में नहीं होगा। अच्छा, जून 22 मिल गया। इस जून 22 में क्वेश्चन 2 है, ये जो बड़ा सा क्वेश्चन है, और इसमें अगले पेज पे ये पॉइंट 3 है। नहीं 3 नहीं है, ये शुरू में नहीं, ऊपर ही स्टार्ट में सारी कहानी है। ये जो पहला और दूसरा पैराग्राफ है ना, यही सारी कहानी है, और सवाल की रिक्वायरमेंट पार्ट बी है। तो ये जून 22 में टेस्ट हुआ था। तो ये पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़े सवाल का, और पार्ट बी देखें, यही पूछ रहा है कि नईम में क्या क्या बुराइयां हैं। थ्रेट्स क्या है इसको, और वो क्या कर सकता है। तो ये बिल्कुल कैफ लेवल ही की टेस्टिंग है। तो एक मुबीन है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक नईम है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नईम छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मुबीन बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मुबीन बुरा आदमी है, नईम शरीफ आदमी है। तो मुबीन की बुराइयां बतानी है और नईम के थ्रेट्स बताने हैं। तो ये इस तरह से बिल्कुल कैफ लेवल की ही टेस्टिंग है। तो ये आप एथिक्स का चैप्टर खुद पढ़ेंगे तो फिर ही ये बात आप करेंगे। इसमें मेरे समझाने वाला वाकई कुछ नहीं है, कसम से कुछ नहीं है मेरा बताने वाला। हो गया एथिक्स, एथिक्स डन। अच्छा जी, अब ये मैंने चैप्टर 16 बनाया हुआ था मिसलेनियस के नाम से, 17। इसमें से मैंने IAS 34 बता दिया। अब छोटे छोटे से और IAS हैं, एक दो वो पढ़ाता हूं। एक है जी IFRS 6। IFRS 6 की जिंदगी का मकसद ये है कि अगर कहीं से तेल या गैस के ज़खायर की खबर मिल जाए, खबर, तो कैसे पता कि वहां पर वाकई है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अब जो एक्सप्लोर करेगा तो वो कोई साइकिल वाला तो पंक्चर चेक करने वाला जैसा नहीं होगा, उनको पूरे इक्विपमेंट्स वहां ले जाकर चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो उनको वहां पर एक्सप्लोर करने की इजाजत मिलेगी, फिर उसके बाद वो सारी मेहनत करेंगे, और जब वो अपनी पूरी मेहनत के बाद ये बता देंगे कि सब सही है, आ जाओ यहां से गैस और तेल निकालो और बेचो। ये जो सारा फेज है, इजाजत मिलने से लेके उनकी ये रिपोर्ट बनाने तक कि सब सही है, आए और यहां से तेल निकालें और बेचें, इसमें उनके क्या क्या खर्चे हो रहे होंगे। ये तो स्टाफ के ऑपरेशनल खर्चे हो गए, और लाइसेंसेस ले रहे होंगे, और जो हम मशीनरी आके लगा रहे होंगे। अच्छा, वो जो मशीनरी लगा रहे होंगे वो जरूरी नहीं कि कोई आम इस्तेमाल में वो मशीनरी होगी, उनको पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, रिग्स होंगे। तो वो जो वहां पर पूरा सेटअप कर रहे होंगे, उसके लिए ये IAS बना है कि उस सारी मेहनत में दरमियान कहां से कहां तक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक्सप्लोर करने की इजाजत मिलने से लेके उनकी ये रिपोर्ट कि सब सही है, ग्रीन सिग्नल है, आए तेल निकालें, गैस निकालें, बेचें। इस दौरान वो जितने खर्चे कर रहे होंगे उनमें एसेट्स क्रिएट हो सकते हैं। वो एसेट्स IAS 16 और 38 जैसे टेंजेबल और इनटेंजेबल हो सकते हैं। तो ये IAS सिर्फ ये बता रहा था कि आप बेफिक्र होकर उनको एसेट कहें, जो टेंजेबल हैं उनको टेंजेबल कह दें, जो इनटेंजेबल हैं उनको इनटेंजेबल कह दें। बस ये IFRS 6 है। ये इसकी टाइमिंग देख लें, IFRS 6 अप्लाई हो रहा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और ये राइट्स से पहले पे अप्लाई नहीं है, यानी इजाजत मिलने से पहले तक, और उसके बाद जब टेक्निकली फिजिबल साबित हो गया कि हाँ अब सही है हमारी तरफ से, आप आए इसको एक्सट्रैक्ट करें और बेचें, तब तक। तो इजाजत मिलने से लेके फाइनल एवेल्युएशन तक कि अब हमारी तरफ से ये बिल्कुल फीजिबल काम है, उस फेज पे अप्लाई हो रहा है IAS। और उस फेज पे जितने खर्चे आएंगे उनमें से कुछ एसेट्स भी क्रिएट होंगे, वो टेंजेबल भी हो सकते हैं, इंटेंजेबल भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ इनके ऊपर IAS बना हुआ है कि आप उनको बिल्कुल कहें एसेट, और उनकी कॉस्ट में ये चीजें शामिल कर लें। राइट्स लेना, जो स्टडीज करनी है, जो जियोलॉजिकल ड्रिलिंग करनी है, ट्रेंचिंग करनी है, ये आगे वो टेक्निकल नाम है उन चीजों के। तो इनको एसेट्स बनाएं, और इनमें टेंजेबल भी हो सकते हैं, इनटेंजेबल भी हो सकते हैं। कॉस्ट मॉडल लगाना है, कॉस्ट मॉडल लगाएं, रिवैल्यूएशन लगाना है, रिवैल्यूएशन लगाएं। टेंजेबल को अलग एसेट कह दें, गाड़ियां, ड्रिलिंग रिग्स, राइट्स को अलग एसेट कह दें, और इनको कॉस्ट पे रखें, चाहे रिवैल्यूएशन पे रखें, डेप्रिशिएट करना है डेप्रिशिएट करें। बस ये बताने के लिए बना था। ये मकसद है इस 2 सफ़े के IAS का। हो गया IAS। ये मैंने, अरे पहले तो मैंने हेडिंग, मैंने पहले एथिक्स बताया था भाई, ये हो गया था। ये मैंने चैप्टर 16 रखा हुआ था, ये हो गया था। और अब 17 के अंदर हूं, IFRS 6 हो गया। इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, ये सिलेबस में डाल दिए, तो बस कुछ ना होने से बेहतर है कि आपको बताता चलूं।
हो सकता है कि 3-4 नंबर का सवाल आ जाए थ्योरेटिकल के इनकी इनिशियल या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिस्कस कर दें। स्टैंडर्ड अगर आपको उसको मौका मिल जाए खोलने का तो देख के लिख लें बिल्कुल। चलिए IFRS 14, ये IFRS ही क्यों बनाया इन्होंने, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि इन्होंने IFRS क्यों बनाया। और चलो बना ही दिया था तो ICAP को क्या जरूरत थी इसको सिलेबस में डालने की। IFRS 14 ये कह रहा है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है और वो ही बताएगी कि प्राइस क्या रखनी है। जैसे पेट्रोल है पाकिस्तान में, पेट्रोल की प्राइस कंपनी डिसाइड करेंगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा ना, ओगरा डिसाइड करेगा। तो अगर किसी मुल्क में इस तरह से बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रेगुलेटेड हो तो हो सकता है उस अथॉरिटी ने ही कोई ना कोई अकाउंटिंग बता दी हो और उस अथॉरिटी ने कहा हो कि फलाना जो खर्चा है इसको आपने फॉरेन एक्सपेंस नहीं कहना, ओवर अ पीरियड कहना। अब उस अथॉरिटी ने ये जब हुक्म दे दिया कि फलाने खर्चे को आपने फॉरेन एक्सपेंस नहीं मानना, उसको ओवर अ पीरियड मानना है, तो इस खर्चे को इन्होंने नाम दिया है रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट। द बैलेंस ऑफ एनी एक्सपेंस दैट वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट फलाना फलाना किसी आईएस के तहत, लेकिन अथॉरिटी ने कहा इसलिए करना पड़ेगा। कोई आईएस तो उसको एसेट नहीं मान रहा, लेकिन इस अथॉरिटी के कहने पे, रेट रेगुलेटर इसके कहने पे इसको एक्सपेंस मानने की बजाय एसेट कहना पड़ेगा। तो ये आईएस ये कह रहा है जी कि अगर कुछ ऐसा है तो ठीक है, आप उस अथॉरिटी की बात मान लें बस। इस आईएस के लिखने का मकसद ये है कि हो सकता है कि वो अथॉरिटी, ये मैंने चैप्टर मिसलेनियस टॉपिक्स का चैप्टर नंबर 17 बनाया हुआ है और उसमें पेज 9 पे, कि अगर किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसी अथॉरिटी से रेगुलेट हो रही हैं और अगर वो अथॉरिटी किसी एक्सपेंस के बारे में ये कह देती है कि आप इसको अभी एक्सपेंस ना कहें, ओवर द पीरियड कहें, तो मजबूरन हमें उसको एसेट कहना पड़ेगा, बेशक वो किसी आईएस के तहत एसेट नहीं है। तो IFRS 14 ये कह रहा है कि ठीक है भी मान लो उसकी बात, और बस यही IFRS 14। IFRS 1 पेज नंबर 10। IFRS 1 ये है कि वो कंपनीज जो यूएस गैप के तहत अकाउंट्स बनाया करती थी, यूएस गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और अगर उनका दिल हो रहा है कि वो आईएस के मुताबिक आए तो हम उनको खुले हाथों से वेलकम करेंगे। और जब वो पहली दफा आईएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी तो वो कैसे बनाएंगी, ये IFRS 1 ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बस ये कह रहे हैं कि जी पिछले साल जो कंपैरेटिव है उसकी किसी तरह बस ओपनिंग जैसे तैसे करके बैलेंस शीट बना दें और उससे ऑनवर्ड आईएस लगा लें। जिस हद तक भी मैक्सिमम पॉसिबल उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट यानी 2023-2022 की ओपनिंग बैलेंस शीट को जिस हद तक भी आईएस के मुताबिक बना सकते हैं बना दें, उसके बाद की ट्रांजैक्शंस पे लगा लें आईएस। ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है इसमें। और ये वो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में डाले हुए हैं, तो इसलिए ICAP ने अपनी बुक में लिख दिए हैं और मैंने वहीं से उठा के छाप के अपनी बुक में, ICAP की बुक का नाम देके अपनी बुक में डाल लिए। IFRS 1 भी हो गया। बड़ी कंपनीज के लिए होते हैं IS और छोटी कंपनीज के लिए होते हैं IS फॉर छोटी कंपनीज। उनको कहते हैं IFRS फॉर SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस पे न्यूमेरिकल सवाल नहीं है, इस पे थ्योरेटिकल सवाल है और वो भी आ चुका हुआ है एक दफा। ये मैं आपसे फाइल शेयर भी कर लूंगा। ये SMEs के ऊपर 12 नंबर ये थ्योरी छापने का सवाल भी आ चुका हुआ। और इसमें क्या है, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो छोटी कंपनीज हैं उनके लिए डिटेल्ड आईएस लगाने पे टाइम जाया होगा, वो कंपनी भी शर्मिंदा होंगी, तो उनके लिए छोटे आसान आईएस बना देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अब ये उसमें है कैफ में IFRS 8, तो IFRS 8 एक बड़ी कंपनी से रिक्वायर करता है कि डिस्क्लोजर देना है। छोटी सी कंपनी को क्या बेचारे सेगमेंट्स के डिस्क्लोजर देंगे, तो ये कह रहे हैं जी रहने दें आप। तो ये कंपैरिजन में एक टेबल बना हुआ है और ये टेबल आपने याद करना है। इसी टेबल के ऊपर जो है ना वो 12 नंबर का सवाल आया था, की डिफरेंसेस बिटवीन बड़े IFRS और छोटे IFRS। इस तरह एक और मिसाल देख लें, है नहीं, ये SMEs के स्टैंडर्ड्स अलग स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS के अंदर नहीं है, तो इसलिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। अब जैसे ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, बड़ा आईएस कहता है कि कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो उसको कैपिटलाइज करना है।
तो छोटे आईएएस कह रहे हैं छोटी सी कंपनी है, क्या कर लोगे कैपिटलाइज कर ले, तो वो कह रहे हैं रिसर्च है, डेवलपमेंट है, एक्सपेंस बनाए। तो इस तरह से ना इन्होंने बड़े आईएएस को छोटा आसान करके ये छोटी कंपनीज के लिए आईएएस फॉर एसएमईज बनाए हुए हैं। ये याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे देखें IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, बड़ी कंपनी का आईएएस कहता है कि उसको क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड करें। ये कह रहे हैं छोटी सी कंपनी है, छोटा सा एसेट है, कितना कोई लोन ले लिया होगा, तो उसको बस एक्सपेंस बनाए। छोटी कंपनी की डेफिनेशन ये ना कंपनीज एक्ट का थर्ड स्केड्यूल है, वो कैफ में मैं आपको दिखा देता हूं खोल के। ये थर्ड स्केड्यूल बता रहा है, जैसे ये वो कह रहे हैं जी वो कंपनी जिसका कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा है लेकिन 200 मिलियन के अंदर है, टर्नओवर 1 बिलियन से अंदर है, वो एसएमईज लगाएंगे। तो इस तरह से ना उन्होंने कंपनीज डिफाइन की हैं कि कौन कौन से एसएमईज लगाएंगे, है जी। नहीं आपसे ये नहीं पूछना कि एसएमई कौन सी है, आपसे तो सवाल ये आएगा कि जैसे ये कंपैरिजन था, ये तो मैंने कैफ का एक पेज खोल के दिखाया, ये तो थर्ड स्केड्यूल कैफ के सिलेबस में है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये कैफ के सिलेबस में ये रट्टा मारना होता है बच्चों ने, ये उनसे एमसीक्यूज पूछे होते हैं। ये तो वैसे मैंने एक सवाल का जवाब देने के लिए खोल के दिखाया। हाँ जी मतलब ये जो आप दिसंबर 19 वाला सवाल ही देख लें, अगर मैं ज़बानी बता देता हूँ, दिसंबर 19 अटेम्प्ट में एक सवाल आया था, डिस्कस एनी 8 की डिफरेंसेस बिटवीन फुल आईएफआरएस और एसएमईज, 12 नंबर। तो ये टेबल याद किया होगा तो फिर ये देखें IAS 19 बड़े आईएएस में एक्चुअरियल गेन लॉस ओसीआई में जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि P&L में डाल लें, और अगर ओसीआई में डालना भी है तो इसको दोबारा वापस P&L में नहीं आना, P&L में ही डाल लें। तो ये आसानियां रखी हुई हैं, कह लें ये जो डिटेल्स होती थी आईएफआरएस में उनको थोड़ा बहुत सिंपल करके एसएमईज के लिए बनाया हुआ है। तो ये कोई है नहीं, आपने अपनी मर्जी से नहीं आसानियां बनानी। ये जो टेबल है 4 सफ़े का, 19 से लेके 6 सफ़े का, ये 6 सफ़े का टेबल है, ये याद करना है। इसमें और है कुछ नहीं ना, मतलब आपको एसएमईज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को नहीं कहेंगे। और वैसे भी ना सिलेबस का ये वाला जो पोर्शन है ना, जो मैं इस वक्त ग्रेड दिखा रहा हूं, ये इन सब के अंदर, ये सब के अंदर आप देखें लेवल 1 टेस्टिंग है ये। तो लेवल 1 टेस्टिंग में एप्लीकेशन नहीं होती, बस बेसिक नॉलेज होता है। अच्छा जी, पब्लिक सेक्टर, ये भी आपने याद ही करने, ये भी आईकैप की बुक से उठा लिया मैंने चैप्टर। पब्लिक सेक्टर, ये जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, इनमें जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो इसके बारे में गाइडेंस है, इसका स्कोप है। तो इसमें ये थ्योरेटिकल ही है। ये आईकैप की बुक में इनके 10 पेजेस हैं, 12 पेजेस हैं। ये सब थ्योरेटिकल है, जो आपने खुद एक बार सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए पढ़ लेना है। मेरी तरफ से हो गया। अच्छा जी, IAS 29, ये भी लेवल 1 टेस्टिंग है, इसलिए इसकी कोई डिटेल कैलकुलेशन नहीं है। IAS 29 बताता हूं। अच्छा, IAS 29 में ना आप मेरी बुक में पेज 44 है, पेज 44। अगर ये सामने पढ़ी जा रही है तो सामने देख लें, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो पेज 44 पे आ जाए। पहले मैं आपको एग्जांपल समझा लूं, फिर उसके बाद बताता हूं आईएएस में है क्या। ये इतना, ये जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इतना सवाल है, इसके बाद वाला नहीं, बस ये सवाल है। पढ़ा जा रहा है स्क्रीन पे, तो फिर यहां पढ़ लें।
हाँ जी, हाइपर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, परचेजिंग पावर बहुत तेजी से गिर रही है और जो बिजनेसेस हैं जो ये कर सकते हैं, उन्होंने, जैसे होटल्स हैं, उन्होंने अपनी प्राइसिंग ही रुपीस से हटा के डॉलर में कर ली है। यानी वो कस्टमर को जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो रुपए में नहीं कर रहे, वो डॉलर्स में चार्ज कर रहे हैं। तो ये कुछ निशानियां हैं। ये जहां हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी होती है उसमें कुछ निशानियां हैं। ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि अपने पास पड़ा हुआ जो पैसा है उस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है तेजी से, तो वो उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके अलावा वो कोशिश करेंगे कि अगर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो कम से कम डॉलर खरीद के रख लें। फिर जो उधार के ऊपर चीजें बेचा करते थे वो उधार की सेल प्राइस बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि जब तक उनको पैसे मिलने हैं तब तक रुपए की वैल्यू बहुत गिर गई होगी। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स, ये सब महंगाई से जुड़ जाएंगे। फिर इसके अलावा पिछले 3 साल में अगर क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन रेट देखें तो वो 100% तक भी चला जाएगा। ये हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। लेकिन ये निशानियां हैं, ये रूल्स नहीं है। जिस मुल्क के हालात हो जाएं ये, तो उस मुल्क में जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी उस कंपनी ने जो भी आईएस लगाने हैं, लेकिन बैलेंस शीट को और इनकम स्टेटमेंट को, वैसे तो भी फॉरेन कंसोलिडेशन पढ़ानी है, लेकिन जैसे IAS 21 फॉरेन करेंसी में बताया था ना कि मॉनेटरी आइटम्स इनको एक्सचेंज रेट पे अपडेट करना है, नॉन मॉनेटरी को रिवैल्यूएशन, कुछ ना कुछ अपडेशन कर रहे थे। तो इसमें करना ये होगा कि कंपनी IAS के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएगी, लेकिन वो बैलेंस शीट को भी और इनकम स्टेटमेंट को भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करेगी। जैसे ये मैंने जो सवाल खोला था उस पर आता हूं। ये मैंने पेज 44 पे ये एक सवाल खोला था सामने। इस कंपनी की 2017 की बैलेंस शीट है और साथ ही कंपैरेटिव है, और इनके पास जितने भी पीपी आ रहे हैं ये सब उन्होंने 2015 में खरीदे थे। ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं ना, प्राइस इंडेक्सेस, ये महंगाई जानने के लिए होते हैं। और इस 95 और 223 का मतलब ये है कि अगर 2015 की प्राइस 95 थी, अब वो 223 है। यानी जो चीज तब 95 रुपए की थी वो 223 रुपए की है। ये इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई एक बेस ईयर होता है और उससे कंपेयर करके फिर बाकी साल निकाले होते हैं। तो अब हमारा बेस ईयर से ताल्लुक नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इतना कंसर्न है कि 2015 में जो चीज 95 रुपए की होती थी अब वो 223 रुपए की है। तो हमने ये जो बुक्स में वैल्यूज आ रही हैं इनको 95 रुपए से 223 पे शिफ्ट करना, इन वैल्यूज को प्रोपोर्शनेटली अपडेट करना है। ये IAS 29 कहता है कि आप इस साल को भी और कंपैरेटिव को भी प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर दें महंगाई के हिसाब से। तो 2017 में जो पीपीई 300 मिलियन आ रहे हैं उनको जब आप इस महंगाई से एडजस्ट करेंगे, ये बुक वैल्यूज हैं, तो ये तो उस पुरानी खरीदी हुई कॉस्ट पे चली आ रही है ना। ये 95 है, इसको 223 बनाना है, डिवाइड बाय 25 into 223। और इसके साथ भी यही करना है, क्योंकि हमने हर साल के एंड पे इन वैल्यूज को इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है और कंपैरेटिव को भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है। अच्छा, ये बात जरा देखें फर्क है इसमें। जब 2016 की बैलेंस शीट बनाने लगे होंगे तो तब भी तो 16 को 16 के हिसाब से एडजस्ट किया होगा। वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए समझे कि पीछे बुक्स कुछ और हैं। जैसे हम कंसोलिडेशन करते हैं ना, पी और एस की बुक्स अपनी जगह मौजूद रहती हैं, हम एडजस्टमेंट्स करके ग्रुप बैलेंस शीट बना देते हैं। तो इसी तरह IAS 29 बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल अचानक बदली जाती है, पीछे बुक्स कुछ और हैं, पीछे बैलेंस यही रह रहा होगा। लेकिन IAS 29 ये कह रहा है कि जिस मुल्क के हालात हो चुके हैं हाइपर इन्फ्लेशनरी, तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करके IAS 29 के मुताबिक ले आए कि इन फिगर्स को इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें। डेबिट बैलेंस नहीं चेंज हो जाएंगे, वो वही रहेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट की शक्ल में हमने वैल्यूज को अपडेट कर देना है। तो इसको भी 95 से 223 पे ले आएंगे, इसको भी 95 से 223 पे लाएंगे। देखें, जब 2016 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी तो तब तो 223 पे अपडेट नहीं करना होगा ना, तब तो कुछ और होगा, वो तो 16 का होगा, वो 2016 का इंडेक्स होगा, हो सकता है वो 180 था। तो 2016 की बैलेंस शीट बनाते हुए यहां 16 और यहां 15 लिखा हुआ था। 16 वाली फिगर यही 400 आ रही थी, उस 400 को 95 से डिवाइड और 180 से मल्टीप्लाई किया होगा और 2016 की बैलेंस शीट छाप के दे दी होगी। अब 2017 बनाते हुए पीछे बुक वैल्यूज नहीं है, अब वो 16 कंपैरेटिव में आ रहा है बेशक, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 17 की बनने लगी हैं। तो अब इन दोनों फिगर्स को यानी कंपैरेटिव को भी हम इस नई प्राइस इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे, इस साल को भी और कंपैरेटिव को भी। ये बुक्स में सीडी बैलेंसेस आ रहे हैं, हमने बैलेंस शीट बनाते हुए इनको 95 से 223 पे लाना है, इसको 95 से 223 पे लाएं और इसको लाएं, तो बैलेंस शीट जो प्रेजेंट होगी ना वो ये होगी। और ये 16 है, ये 15 गलती से लिखा गया 16 है,
हाँ जी, ओके चले आईएएस पे आते हैं वापस। अच्छा, ये रूल्स हैं, ये IAS 29 में लिखा हुआ है, बस आईकैप की बुक में जरा उसको जरा बेहतर करके लिखा हुआ, तो मैंने इस आईकैप की बुक से कॉपी कर लिया। ये IAS है, IAS 29, ये उसके पैराग्राफ हैं जो आईकैप की बुक से मैंने उठा दिए, इसलिए मैंने यहाँ भी नीचे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आईकैप स्टडी टेक्स्ट लिखा हुआ है। IAS 29 उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी लगेगा जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट्स की बेसिस पे बना रहे होते हैं, जो कि हम कर रहे होते हैं। हो सकता है किसी मुल्क में करंट कॉस्ट वैल्यूज ली जा रही हो। करंट कॉस्ट वैल्यूज होती हैं कि सारे एसेट्स को इस बेस पे अपडेट कर दिया जाता है कि अभी खरीदे तो कितने का मिलेगा। हम लोग ये फॉलो नहीं कर रहे होते, हम हिस्टोरिकल फॉलो कर रहे होते हैं। हो सकता है कोई मुल्क ये फॉलो करते हैं, या हो सकता है कोई कंपनी जो बस बिकने वाली हो सकता है वो ये फॉलो करते हो। तो ये हम जो आईएएस पढ़े हैं वो ये फॉलो किया करते हैं। तो चाहे कंपनी ये फॉलो करती हो, चाहे किसी मुल्क में ये फॉलो होता हो, IAS 29 इन दोनों को बदल देगा। और जिस साल में मुल्क हाइपर इन्फ्लेशनरी बनेगा उस साल में IAS 29 लग जाएगा और हमें कंपैरेटिव को भी रीस्टेट करना पड़ेगा। ये जो कंपैरेटिव को रीस्टेट करने की बात है, ये यहां है, ठीक है। ये अलग से बताया हुआ है कि ये करना है कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को, इसको रीस्टेट करना है, ये अलग से बात है। और 2017 के हिसाब से ही करना है, अभी जो मिसाल दी थी। कंपैरेटिव को करना है, करंट को क्या करना है, इसके बारे में ना आइटम्स का फर्क है। जैसे देखें, पहले बात करते हैं SOFP की। SOFP यानी इस साल की बात कर रहा हूं, कंपैरेटिव रीसेट करना है। मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं, जाग रहे हैं ना, मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं। मॉनेटरी आइटम्स को इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करना, मॉनेटरी एसेट्स को भी, मॉनेटरी लायबिलिटीज को भी। अच्छा, ये बात जरा जाग के दोबारा सुने, मैंने आपको पहले कॉरस्पॉन्डिंग वाला रूल इसलिए पढ़ाया था कि कंपैरेटिव फिगर्स को करना ही करना है, हर फिगर को। ये मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं, 2023 बना रहे हैं हम, और 2023 में अगर मुल्क का सत्यानाश हो गया है और वो हाइपर इन्फ्लेशनरी बन गया, पाकिस्तान वैसे बना नहीं है अभी, 100% तक नहीं पहुंची इन्फ्लेशन, सत्यानाश हो गया इकोनॉमी का, और 2023 में वो हाइपर इन्फ्लेशनरी हो गया था, तो 2023 की बैलेंस शीट को क्या करना है ये मैं वो बता रहा हूं। 22 वाली को तो करना ही रीस्टेटेड है, उसमें हर लाइन आइटम को प्रोपोर्शनल एडजस्ट करना है। ये मैं करंट की बात कर रहा हूं। तो 2023 की बैलेंस शीट में मॉनेटरी आइटम्स को नहीं करना, क्योंकि वो तो ईयर एंड पे वही जो उनकी रुपी फिगर इस वक्त जो रुपए की कदर हो चुकी है वो तो उसके हिसाब से ही आ रहे हैं। तो मॉनेटरी आइटम्स को नहीं करना, क्योंकि मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं, जिन्होंने पैसे में आना जाना होता है, तो जितने पैसे लिखे हैं उतने ही पैसे आने जाने हैं, तो इसलिए मॉनेटरी आइटम्स को अपडेट नहीं करना। लेकिन जो अदर है नॉन मॉनेटरी, उनको करना है, अदर नॉन मॉनेटरी को करना है। ये एक अलग चीज है, ये बताता हूं। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी को नहीं करना, क्या नहीं करना, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करना, रीसेट। मॉनेटरी को नहीं करना, ऑल अदर आर नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी को करना है। अच्छा, कैसे करना है, वो जो मैंने मिसाल दिखाई थी उसमें 15 से लेकर 17 तक का सफर करवाया था। क्यों? क्योंकि वो खरीदे 15 में थे और वो जो वैल्यूज आ रही थी वो 15 के हिसाब से आ रही थी, तो जरूरी है सारे पीपी इकट्ठे खरीदे हो। तो जो जो जब जब खरीदे थे, हो सकता है कोई 15 में खरीदा था, हो सकता है कोई 12 में खरीदा था, हो सकता है कोई 10 में खरीदा था, तो वो जो 10 में खरीदा था उसको 10 से 23 तक लाएंगे, जो 14 में खरीदा था उसको 14 से 23 तक लाएंगे। ये यहां नॉन मॉनेटरी की बात हो रही है कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, इनको हमने कहां से लेके एडजस्ट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द रिपोर्टिंग डेट, कि जो जब जब खरीदा था उसको वहां से लेके इस ईयर एंड तक की इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना। इन्फ्लेशन एडजस्ट वो बात समझ आई थी ना, इंडेक्स नंबर जो 95 से 223 था, तो जिस साल में खरीदा था वहां से लेके इस साल तक अपडेट करना है। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो रिवैल्यूएशन डेट वाले साल से यहां तक आना। ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स कॉस्ट मॉडल और ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स रिवैल्यूएशन मॉडल। तो सारे के सारे मॉनेटरी आइटम्स का क्या करना है। अच्छा देखें, बैलेंस शीट में होती है इक्विटी, एसेट्स और लायबिलिटीज, और एसेट्स और लायबिलिटीज या तो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। तो इन दोनों की बात हो रही है, मॉनेटरी को अपडेट नहीं करना, और ये सारी बात करंट ईयर की हो रही है। कंपैरेटिव तो करना ही करना है, मॉनेटरी को अपडेट नहीं करना, नॉन मॉनेटरी को करना है। और नॉन मॉनेटरी को कैसे करना है, अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो जिस साल के खरीदे हुए हैं वहां से लेके आज तक की महंगाई एडजस्ट करनी है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जब उनको रीवैल्यू किया था तब से लेके आज तक की महंगाई एडजस्ट करनी है। पीछे रह गई इक्विटी। इक्विटी में कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस और कैपिटल एंड अदर्स। पहले साल में जब हम पहली दफा करने लगे, कह रही सरप्लस को आप उड़ा दें, यानी सरप्लस गायब कर दें, जीरो, इसको फिलहाल छोड़ दें, और कैपिटल और जितने भी रिजर्व्स हैं उनको भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करें। कब से कब तक? शेयर कैपिटल को इन्फ्लेशन एडजस्ट करें कब से कब तक? जब जब शेयर इशू हुए थे, जब जब इनसे पैसा आया था वहां से लेके ईयर एंड तक कैपिटल और अदर रिजर्व प्रीमियम वगैरह को एडजस्ट कर लें, सरप्लस को जीरो कर दें और बैलेंस शीट आउट हो जाएगी ना। तो वो सारी डिफरेंसिंग बैलेंसिंग फिगर, रिटेन अर्निंग। मॉनेटरी एसेट्स को अपडेट नहीं करना,
नॉन मॉनेटरी को अपडेट करना है कहां से कहां तक, खरीदे हुए या पिछली रिवैल्यूएशन से ईयर एंड तक की, कैपिटल और कोई और रिजर्व्स हैं तो जब इशू हुए थे ईयर एंड तक की, सरप्लस जीरो कर दें और अब जो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी वो रिटेन अर्निंग्स। ये हो गई बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हैं कि आपने सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस को इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है। और कब से कब तक? इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम को इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है। कब से कब तक? जब जब वो खर्चा हुआ था तब से ईयर एंड तक की महंगाई। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, जो फरवरी का रेंट एक्सपेंस था उसको फरवरी से लेकर ईयर एंड तक इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दें। जो स्टेशनरी मई में खरीदी थी उसको मई से लेकर ईयर एंड तक इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें। All items in statement of profit and loss will be restated by applying the change in general inflation from the dates when the items of income were occurred. For the year, जब जब जो एक्सपेंस इनकम हुआ था वहां से लेके इसको ईयर एंड तक इन्फ्लेशन एडजस्ट करना। आपको बिल्कुल सब इन्फ्लेशन रेट बताए होंगे अगर टेस्ट हुआ तो। अच्छा नहीं, इन्फ्लेशन रेट सबके नहीं है, इन्फ्लेशन रेट जनरल इन्फ्लेशन है, डेट्स के हिसाब से बताए हो सकते हैं, लगना जनरल इन्फ्लेशन रेट है। ये इस IAS 29 का स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि इसमें हमने जो भी चीजें एडजस्ट करनी है वो सारी की सारी हमने जनरल इन्फ्लेशन रेट से करनी है। हाँ जी, महीनों के हिसाब से नहीं प्रोपोर्शनेट नहीं। जैसे एक खर्चा है वो हुआ था अप्रैल में और आपको दिया जाता है कि जी प्राइस इंडेक्स मार्च में 125 था और दिसंबर में आके ये 140 हो गया हुआ है, जनवरी में 122 था, जुलाई में 133 था। तो जो एक्सपेंस मार्च में इनकर हुआ था उसको हमने 125 से 140 पे लाना है। जो एक्सपेंस जून जनवरी में इनकर हुआ था उसको 122 से 140 डिवाइडेड बाय 122 इनटू 140। तो महीने प्रोपोर्शनेट नहीं है। जब जब एक्सपेंस जिस जिस महीने में हुआ था, जैसे पिछले सवाल में 15 से 17 पे अपडेट किया ना प्राइस इंडेक्स को यूज करते हुए, तो इस तरह इन महीनों के प्राइस इंडेक्स को यूज करके 140 तक लाना है। जो जो एक्सपेंस जिस जिस महीने में हुआ था उसके इंडेक्स से डिवाइड इनटू ईयर एंड वाला इंडेक्स। अब इसमें मैंने कहीं महीने नहीं किया, 9/12 नहीं किया, कहीं इस इंडेक्स को यूज किया है। अगर वो डेटा भी है उसके एसेट्स भी आ रहे हैं, वो एफएक्यू बनानी है, लीव बनानी है, उसके डिफरेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो वो तो उसको ये ना इतना बड़ा सवाल हो नहीं सकता क्योंकि इसकी टेस्टिंग लेवल 1 है, तो इतना बड़ा सवाल नहीं हो सकता। तो उसमें आपने एसेट्स, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कैपिटल और बाकी रिजर्व्स भी प्राइस जनरल इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट करने हैं, नॉन मॉनेटरी को भी जनरल इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है, मॉनेटरी को एडजस्ट नहीं करना, सरप्लस उड़ा देना है और रिटेन अर्निंग को बैलेंसिंग फिगर लेना है। और इसका रीसेंट अटेम्प्ट में एक सवाल आया था, ये आप सामने देख लेते हैं, ये पढ़ें जरा। ये रीसेंट अटेम्प्ट है, उसमें ये क्वेश्चन 5 का पार्ट बी है। यहां तक पढ़ लिया? अब उन्होंने ये पूछा है कि 2000 कौन सा था ये 22 दिसंबर 22 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और साथ कंपैरेटिव में 21 है। तो ये सारी लाइन आइटम्स आ रही हैं और उन्होंने पूछा ये है कि IAS 29 लगाते हुए रीस्टेट करनी है फिगर कि नहीं करनी है। कंपैरेटिव होनी है, करंट बताएं। ये चारों मॉनेटरी हैं, इनको रीस्टेट नहीं करना, बाकियों को करना है। कंपैरेटिव सारे हैं और इसमें से अच्छा ये सॉरी ये भी मॉनेटरी था। तो वैसे तो जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी हो, क्या पता इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो तो वो मॉनेटरी नहीं होता। ये उनको बताना चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो वो मॉनेटरी एसेट नहीं होता, तो इसको उन्होंने मान लिया मॉनेटरी। ये इन्होंने इसको इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स मान लिया होगा शायद, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कह के हम नॉन मॉनेटरी कह सकते थे। तो ये चूंकि नॉन मॉनेटरी है इनको रीसेट करना है और ये मॉनेटरी है तो रीसेट नहीं करना है, और कंपैरेटिव तो करना ही करना है। आइडेंटिफाई वो असल में अब जैसे मैंने आपको कह दी ये पढ़ लेना तो नहीं पढ़ते ना।
हाँ, इसमें इतना जरूर है जो मैं इस दफा कर रहा हूँ, पहले नहीं किया था। पहले मैंने IS 29 समझाया ही नहीं था, बस एक कहा था ये ICAP की बुक में 4 पेजेस में पढ़ लेना। ये मैंने अब जितना समझाया, मैंने पहले समझाया नहीं था, ये जरूर किया था, तो मैंने इसलिए अब समझा दिया। हाँ जी, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स ये भी करने हैं आपने याद, और ये मैं आपको दिखा दूं। अब जैसे ये है ना, किधर गया ये इजारा आप लीज समझ लें। इजारा इस्लामिक लीज का प्रोडक्ट है, और ये इसके ऊपर ना, ये कोई 2-1.5 साल पहले इसके ऊपर सवाल आया हुआ, ये यानी यहीं से छाप के ही ICAP के सोल्यूशन में भी लिखा हुआ है। ये आया था दिसंबर 22 में। दिसंबर 22 में ये 4 नंबर का सवाल आया हुआ है कि ये सेल एंड लीज बैक जो IFAS 2 है वो डिस्कस कर दें, तो यही छापना था। अब ये चीजें आपने याद करनी है। ये इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं कुछ स्पेसिफिकली लीज से रिलेटेड, तो जब आप लीज पढ़ लेंगे ना उसके बाद ये करिएगा याद। ये इजारा वो लीज से रिलेटेड चीज है। लेकिन ये याद करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें ना ऐसी नॉलेज के लिए ना बस सरसरी सी आपको एक बात बताता हूं। एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, इसकी बल्कि मैंने एक स्टूडेंट को एक बात समझाई थी, तो मुझे लगा कि मैंने सही मिसाल दी है, वो आपको भी बताता हूं। ये आपने खुद ही पढ़ना है, बस एक नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं। एक काफिला है, और उस काफिले, जिस तरह वो पुराने दौर में नहीं वो डोलियां उठा के, या अब वो काफिला कुछ फट्टों पे है और कुछ लोगों ने कंधों पे वो सारे फट्टे उठाए हुए हैं। उस काफिले की सारी आबादी फट्टे पे बैठी हुई है और कंधों पे उठा के चलने वाले कुछ और लोग हैं। अच्छा, वो काफिला जा रहा है पूरा, उस काफिले को जो लोग अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं उनको किसी ने गलत गाइड कर दिया, और वो काफिला डीरूट होके ना गंदगी में उतर गया। अब वो गंदगी में उतर गया हुआ है और गंदगी में उतरता ही चला जा रहा है। अब उस गंदगी में गलाजत है, बदबू है, सारी बीमारियां हैं। उस गंदगी से डायरेक्टली इन कांटेक्ट कौन लोग हैं? जो कंधों पे उठा के चल रहे हैं, जो फट्टों में बैठे हुए लोग हैं। वो गंदगी में फिलहाल उतरे नहीं हुए हैं, लेकिन गंदगी के असरात से महफूज है नहीं है। उनकी बदबू, उनके असरात उन तक पहुंचेंगे। अब ये जो गंदगी में चलने वाले लोग हैं, जो फट्टों को उठा के लेके चल रहे थे, इनको क्या करना चाहिए पूरी काफिले की भलाई के लिए? इनको भी उतर के फट्टों पे चढ़ जाना चाहिए, और इनको लगे कि वो जो हमारे पाँव थे वो तो हम निकाले ना, इससे हम तौबा हम क्यों उस गंदगी में पाँव रखें, वो ऊपर फट्टों पे चढ़ के बैठ जाएं, तो इससे ओवरऑल भलाई हो जाएगी इकोनॉमी की। क्या बेड़ा गर्क होगा? वो वहीं पड़ा रहेगा, और वो जो बदबू और गंदगी है वो होती रहेंगी। अब वो बज़ाहिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पीछे हट गए, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। और जो इंजीनियर्स और IT के लोग और मार्केटिंग के लोग जो उस कीचड़ में पाँव नहीं लगा रहे थे, वो भी सारी उस गंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग इस गंदगी में पाँव डूबे हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर साफ नियत कोशिश के साथ वो ये करें कि अच्छा इसको गंदगी से निकालें तो सही ना। अब जब तक नहीं निकालते तब तक वो चल तो कीचड़ में रहे होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई होगी। और जब तक डायरेक्शन सही होकर सफाई तक नहीं पहुंच जाते, वो गंदगी में चल तो रहे होंगे। हाँ, अगर उनको गंदगी में मजा आने लग जाए और कोई खैर है यही जिंदगी गुजारते हैं और गंदगी में आगे उतरने चले जाते हैं, फिर उनकी गलती है। लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली और डायरेक्शन चेंज करके आखिरकार वो सफाई तक ले आए, तो सही किया ना उन्होंने। हो सकता है बहुत लंबा सफर हो सकता है, और उस लंबे सफर के अंदर कोई लोग गिर के मर जाएं, तो फिर ऊपर से उतरे हुए और लोग आज उनकी जगह संभाल लेंगे। हो सकता है कई सालों का सफर हो ये, लेकिन जो गंदगी में चलते चलते मर गए वो नाकाम हो गए लोग। वो एक एफर्ट तो कर रहे थे ना। ये जो कमर्शियल बैंकिंग है ना, ये गंदगी है। हमारी दीन से दूरी की वजह से हमारी डायरेक्शन खराब हो गई। हम जो फाइनेंस के लोग हैं, हम उस फट्टे को चलाने वाले लोग हैं, हम लोग इकोनॉमी को, फाइनेंस को रन करने वाले लोग हैं, तो बजाय हमारे पांव डायरेक्टली कीचड़ में उतरे होते हैं। जो बाकी लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो हैं उस गंदगी का हिस्सा, उन तक भी गंदगी पहुंच रही है, लेकिन वो डायरेक्टली उतरे नहीं हुए। तो इसलिए हमें लोग ज्यादा एतराज करते हैं, भाई ये तो देखो हराम काम कर रहे हैं सारे, तो हम क्या करें, हम भी फट्टों पे चढ़ के बैठ जाएं, तो फिर तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो अब उसमें कुछ लोगों को उतरना पड़ेगा जो इस रास्ते को चेंज करके सफाई तक लाएं। अब वो कैसे आएगा? कई साल पहले जो इस्लामिक बैंकिंग की मेहनत शुरू हुई थी, उलमा इसमें बहुत सारे आगे आए थे जिन्होंने फाइनेंस को समझा। और इस्लाम में फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। इस्लाम के अंदर बिजनेस में ज्यादा रिस्क है, बल्कि पुराने दौर में बिजनेस ही लोग करते थे, एम्प्लॉय तो कोई कोई होता था। तो असल में जो अल्लाह ने रिस्क रखा हुआ, असल में नहीं, जो बरकत वाला रिस्क रखा हुआ है वो कारोबार में।
एम्प्लॉय तो उन लोगों का, वो लोग हैं जो बेचारे कुछ कर नहीं सकते तो चलो किसी की मुलाजमत कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमी बिजनेस वाले चलाते हैं, एम्प्लॉइज नहीं इकोनॉमी चलाते। तो इस्लाम में बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद आए और उन्होंने रिश्ता पेश किया। इस बुनियाद पे दोनों की इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं, वैसे तिजारत ना, और वो भी किस बेस पे, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि बहुत अमीर औरत थी, और अभी बीच में एक और बात याद आ गई, इसमें ना बहुत सारे लोगों को एक दलील मिलती है कि जी वो देखो वो भी तो बिजनेस करती थी। भाई मार्केट में नहीं जाती थी, वो बिजनेस करती थी मार्केट में नहीं, वो दुकानों पे खड़े होकर वादे नहीं लगाते थे वहां। तो उन्होंने अपना माल लगाया और आश्रम जो है उस माल को बेचने वाली सर्विसेज दी, मुशारका कह लें, मुशारका नहीं, मुदारबा। अब इस बिजनेस रिलेशन से आश्रम के इखलाक, ईमानदारी नजर आई तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको रिश्ता पेश कर दिया। तो ये बिजनेस पहले भी होता था, इसमें कोई फाइनेंस देने वाला होगा, कोई सर्विसेज देने वाला होगा, हो सकता है दोनों ही फाइनेंस देने वाले हों, दोनों ही सर्विसेज देने वाले हों। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो फाइनेंस देने वाला है वो इतना अकलमंद हो और ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट में पैसा लगाए कि हमेशा प्रॉफिट ही कमाया करे? हो सकता है। और अगर उसको किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर में जहां पर उसको नुकसान नजर आ रहा हो, अगली दफा उसको काम ही ना दे, वो अच्छे अच्छे काबिल लोग चुन के उनमें सरमाया लगाया करे। तो क्या फाइनेंस इन्वेस्ट करने वाला कभी लॉस जरूरी है, लाजमी लॉस में जाएगा? तो ऐसा हो सकता है कि हमेशा प्रॉफिट, ऐसा हो सकता है। और ये फाइनेंस देने वाला प्रॉफिट कमा रहा है, ये सूद नहीं है, ये प्रॉफिट कमा रहा है। अब सूद में ना बहुत सारी बेसिक शराइत हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड देखने होते हैं, टाइटल ऑफ गुड नहीं, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, सेलर के रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने जरूरी होते हैं। खैर ये बहुत डिटेल है, लेकिन बताने का मकसद आपको ये है कि फाइनेंस का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, बिल्कुल है। उलमा ने क्या किया कि क्योंकि पूरी इकोनॉमी कीचड़ में गुजर चुकी हुई थी, तो उनको कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स निकालने थे कि वो कीचड़ में रहते हुए अपनी डायरेक्शन बदलें और आहिस्ता आहिस्ता साफ रास्ते की तरफ मूव करें। तो वो उलमा जो इसके इसलिए खिलाफ थे कि नहीं ये इस्लामिक बैंकिंग 100% शरई नहीं है, उनकी राय है, उलमा है, लेकिन उस कीचड़ में रहते हुए कुछ स्टेप्स तो कीचड़ में ही रहेंगे तो साफ रास्ते पे पहुंचेंगे ना। तब जब तक वो कीचड़ के स्टेप्स होंगे तब तक वो 100% शरई तो नहीं हुआ। तो इस्लामिक बैंकिंग में बहुत सारे उलमा की मुखलिस एफर्ट शामिल थी जिन्होंने इस डायरेक्शन को ठीक करने की कोशिश की है। और हम फाइनेंस के लोग अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं? जब आप लोग फाइनेंस के कामों में आए तो आप लोग कोशिश ये करें, जैसे मैंने जिन अपने प्रोफेशन में जिन बॉसेस से बहुत इंप्रेस होकर काम सीखा ना, जो मैं समझता हूँ काम के लोग थे, तो उनमें से एक बंदे की काबिलियत ये थी कि उसने फंड्स ऐसे मैनेज किए थे, वर्किंग कैपिटल, कि बोरिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी। यानी डेटर्स क्रेडिटर्स ऐसे मैनेज किए कि बोरिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये भी एक काबिलियत है। फिर इसके अलावा अगर पड़ी रही है बोरिंग की जरूरत, तो ना जाए कमर्शियल बैंकिंग की तरफ, इस्लामिक बैंकिंग की तरफ चले जाए। ये हमारा रोल हो सकता है। अगर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सोच के कि फाइनेंस तो गंद है, सब फट्टे पे चढ़ के बैठ जाएंगे तो इकोनॉमी को कौन सीधा करेगा? तो इसलिए जो इस फाइनेंस में उतरे वो इस नियत से उतरे कि इस रिबा फ्री सोसाइटी को बनाना है। कैसे बना सकते हैं? हर अपने अपने तौर पर रोल कर सकता है। और इसमें जो कवाहतें हैं यानी जो चैलेंजेस हैं, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ कुछ नसीहतें करना चाह रहा था। एक कॉमन कमेंट मिलता है बहुत, ये सब ड्रामेबाजियां हैं, ये ड्रामेबाजियां हैं। कवर लगाया हुआ है, इस पे कार्टून्स भी बन रहे होते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है उसने जंजीर से एक बंदे को पकड़ा होता है, तो इस्लामिक बैंक ने तस्वीर से पकड़ा हुआ है। इस तरह के कार्टून्स भी बनते हैं, जिस ड्रामेबाजियां। ये वो लोग बातें करते हैं जिनको डिटेल्स का नहीं पता। जैसे ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यानी कोई ढंग की पढ़ाई नहीं है वहां पर, और बस मस्ती खेल करके जवान वहां से उठ के आ जाते हैं। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एक बी क्लास यूनिवर्सिटी की, सस्ती सी यूनिवर्सिटी जहां कोई पढ़ाई नहीं है, उसके क्लासरूम में जाए और देखे कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं, क्लास में एक बंदा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट कुछ लिख रहे हैं और आ जाए, और फिर सीए की क्लास में आए, देखे यहां पे भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहां भी उनके पास रजिस्टर है, तो कह रहे हैं शोशा ही है, सब एक जैसे होते हैं। भाई प्रोसीजर्स तो एक जैसे ही होने थे ना, तो काम तो एक, ऑपरेशंस तो एक जैसे होने थे। तो कमर्शियल बैंकिंग के अंदर जो ऑपरेशन लेवल पे काम कर रहे होते हैं और इस्लामिक बैंकिंग में जो कर रहे होते हैं, उनको नजर आ रहा था प्रोसीजर्स तो एक जैसे हैं, तो वो कहते हैं तो वही वाली बात है, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। नहीं, इस्लामिक बैंकिंग में शरिया बोर्ड्स होते हैं। अच्छा देखिए, मैं ये बात बता रहा हूं, ये जो होता है, अब क्या वो सही तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो उनका मसला है, लेकिन बाय रूल इस्लामिक बैंक के सारे प्रोडक्ट्स उनका शरिया बोर्ड होगा, उलमा, और उलमा भी वो जो फाइनेंस को समझते होंगे। क्या हर एमबीबीएस डॉक्टर हार्ट पेशेंट को डील कर सकता है? तो इसी तरह उलमा के अंदर भी ना स्पेशलाइजेशन होती है। वो उलमा भी होते हैं जो पाकिस्तान के किसी दूर दराज गांव के इलाके में, जिनका एक्सपोजर सिर्फ उन दीनी किताबों पे है जो पुराने दौर के रूज को लेकर चल रहे हैं, वो उसके स्पेशलाइज जरूर होंगे, लेकिन उनके पास आईटी का नॉलेज नहीं होगा, उनके पास फाइनेंस का नॉलेज नहीं होगा। वो उलमा जिनके पास दीन का सारा असूल पहुंच जाए, असूल फिक़ह एक बहुत बड़ा इल्म है, उसके बाद उन्होंने उसको आईटी में अप्लाई भी किया हो, फाइनेंस में अप्लाई किया हो, वो भी लोग होते हैं स्पेशलाइज, उनकी सुपरविजन में सारे प्रोडक्ट्स बने होते हैं। उन प्रोडक्ट्स के मुताबिक फिर वो लोग बैंक्स डील कर रहे होते हैं। तो वो 100% प्योर शरई हो इसलिए नहीं सकते क्योंकि पूरा निजाम ही कीचड़ है, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल रूट चेंज किया जा सकता था वो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं। तो इसलिए आपका जब फाइनेंस में कभी रोल आए तो ये कह के ना पीछे हट जाते हैं, सब ड्रामेबाजी नहीं, मुखलिस उलमा की कोशिशें हैं, खामियां जरूर हो सकती हैं, तो कोशिश करके उसको ठीक तो कर रहे हैं ना। अब आप लोग भी जहां जहां कभी मौका मिले इसको ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले फाइनेंस समझना पड़ेगा। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और मैं एसीसीए के पेपर में इस्लामिक फाइनेंस पढ़ाता था, आई कैट में नहीं है ये इजारा, ये सारा ये मैंने एसीसी में पढ़ाया हुआ है और बड़ी मजे की चीज है, लेकिन सीए में नहीं है। अब थोड़ा बहुत शायद ये जैसे इस्लामिक स्टैंडर्ड आगे तो आगे, भाई इस्लामिक अकाउंटिंग तो चलो करा लो, बताओ तो सही इजारा होता क्या है, रिबा का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे यहाँ पेपर ही नहीं है उसका। हालांकि हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को
ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए कि दीन का इल्म हमारे प्रोफेशन के बारे में क्या कहता है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं है? हाँ जी, जितने भी हमारे इस्लामिक बैंकिंग है जो भी एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग की है, मतलब है ये क्या बात कर दी? पार्ट ऑफ सब्सिडी मिजान बैंक कमर्शियल बैंक नहीं है, बैंक इस्लामी कमर्शियल बैंक नहीं है, ये प्योरली इस्लामिक बैंक है, इन्होंने काम ही ऐसे ही किया हुआ है। उसके अलावा क्योंकि डिमांड इसकी ज्यादा है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी विंग खोल लिया, नेशनल बैंक से भी विंग खोल लिया, तो उन्होंने विंग खोल लिए। सर आपको जो है जैसा फॉर एग्जांपल के स्टैंडर्ड है तो उसको अगर वो उस बैंक के अंदर लॉस हो रहा है तो वो फंडिंग तो कमर्शियल बैंक से देगा। देखें ये है टेक्निकल डिटेल्स कि वो बैंक्स जो प्रॉपर कन्वेंशनल बैंक हैं और उन्होंने साथ अपनी अपनी मस्जिदें खोल ली हैं, उनके साथ डील करना कैसा है, और जो है ही सिर्फ इस्लामिक बैंक उनके साथ कैसे, ये टेक्निकल डिटेल्स है। मैं इतनी डिटेल में तो अभी नहीं जा रहा ना, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस्लाम के अंदर फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल है जो कि टेक्निकलिटीज में फैसला करता है कि रिस्क एंड वॉट ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर मुझे एक सादी सी मिसाल देता हूं कि अगर मेरे पास आपसे पैसे लेने का हक है पक्का, यानी मेरा रिसीवेबल बन चुका हुआ है, आप मर भी गए तो मैं आपकी जायदाद भिजवा के ले लूंगा, क़यामत के दिन भी मैं पकड़ लूंगा, तो मेरा हक है कंफर्म। अब ये जो पैसे लेना है ना, इस पे मैं एक्स्ट्रा लूंगा तो सूद है। वो सिर्फ आपको बताता हूं जो कहते हैं लोग कि ये बस ऐसी ड्रामा है, तो इसी वजह से कह रहे थे कि हेड तो कमर्शियल बैंक के उधर जो चला रहा है नहीं, वो इसलिए कह रहे होते हैं कि वही सारे कागजात हैं, उसी तरह के कागजात हैं, बीच में 2-4 जुमले चेंज किए हैं, तो 2-4 जुमले चेंज करने से इस पे बड़ी कॉमन मिसाल है जो पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं, निकाहनामा 4 जुमले ही है ना, और क्या है? उन जुमलों की अहमियत ना है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह लें, लेकिन 4 जुमले बदल रहे हैं ना, उस ट्रांजेक्शन को ही बदल देते हैं, तो जुमलों से फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये शरिया बोर्ड होता है जिन्होंने सारे प्रोडक्ट्स अप्रूव किए होते हैं। जैसे प्राइस बॉन्ड है, छोटे छोटे बच्चों सुनते आ रहे हैं प्राइस बॉन्ड बहुत कॉमन है ना, मिजान बैंक से खरीदेंगे आपको प्राइस बॉन्ड नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके लिए वो अलाउड ही नहीं है, यानी उनके उलमा की तरफ से ये हराम है, वहां पे नहीं मिलेंगे आपको प्राइस बॉन्ड। तो उनका बोर्ड है ना जो ये सब डील कर रहा है। तो इसलिए इस्लामिक बैंकिंग में भी उलमा बैठे हुए हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ये कीचड़ में जो कारवां घुस चुका हुआ है, ये कीचड़ से निकल के साफ सड़क पे आ जाए, कोशिश हो रही है। अब इसमें कितने साल लगेंगे, क़यामत तक होगा नहीं होगा पता नहीं। अच्छा, ये एक चीज मैं क्लोज कर लूं, फिर आप सांस ले लें, फिर मैं स्पेशलाइज पढ़ाता हूं। तो ये जो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स है ना, ये आपने याद ही करने हैं, ये आपने ही याद करने हैं। अगर 2, 4, 5, 6 नंबर का भी सवाल आ रहा है तो वो कीमती है सवाल, ये उनको एहसास होगा जो 47 पे फेल हो जाते हैं। हाँ जी, आप पूछें, क्या पूछें? मैं मुफ्ती नहीं हूं ना मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैंने की नहीं कभी, तो इसलिए मैं मुफ्ती नहीं हूं। आप इस पे अगर बिल्कुल करना चाहते हैं तो उन उलमा से पूछें जिनको फाइनेंस का नॉलेज है, इनके रेलेवेंट जो भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे पूछें। चलें, अब ना रह गई है चीज ये 3 स्पेशल बिजनेसेस हैं, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, और ये साथ ये भी मैं स्पेशल में जोड़ रहा हूं, ये जो आईएस 19 वाला फंड है, ये 4 एंटिटीज हैं, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट आपने रटने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी, तो ये तो मेरी औकात से बाहर है, सच्ची मेरी औकात से बाहर है बैंक्स। इन 3 के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत जरूर गाइड कर सकता हूं कि आपको रट्टा लगाने में आसानी हो। इसके गहरे गहरे सवाल मुझसे ना पूछना, ये मैं थोड़ा सा गाइड कर सकता हूं इन 3 के बारे में, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और ये फंड। इसका मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं और एग्जामिनर ज्यादा पूछता ही इसको है, तो बैंक्स को। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं इनकी, ये करने आपने फॉर्मेट याद, और इनके ऊपर सवाल जो आता है वो 5 से लेकर 10 नंबर तक का सवाल आता है। अगर आसान सवाल आए तो वो डाटा देके ये पूछ लेंगे कि आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें, थोड़ा मुश्किल सवाल आए तो टेढ़ा मेढ़ा सवाल देके पूछेंगे बताएं इसमें एरर क्या है। तो इन 4 के फॉर्मेट्स करने हैं आपने याद। तो मैं अब करने ये लगा हूं कि अगर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो कर लें, अगर फिर 15 मिनट सांस लेना है तो ले लें, हैं तो जोर हो गई, टाइम हो गया, पढ़ लें, क्या करें बताएं, कर लें ब्रेक, क्योंकि मुझे अभी तकरीबन 1 घंटा चाहिए, थोड़ा सा कम ही वैसे, लेकिन तकरीबन 1 घंटा चाहिए, तो कर लें 15 मिनट। क्लास 77 ही चल रही है, लेकिन चलें 15 मिनट बाद, बस ये रह गया अब, और उसके अलावा ये सारा गन वन जो है ना मैंने समेट दिया है। तो अब आपके खालिसतन कंसोलिडेशन जो रह गया है, और ये 3 टॉपिक, रेवेन्यू, लीजेस और इनकम टैक्स। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोशिश पूरी है कि 5 की पूरी कोशिश करूंगा मैं कि 5 को आपको फारिग कर दूं, नहीं तो चलो मैक्सिमम 12 हो जाएगी और क्या। बीएफडी ना मैं वैल्यूएशन अपनी तरफ से कल खत्म करना चाह रहा था, लेकिन कल सवाल कराते हुए मुझे लगा कि मैं 1 दिन से और लगा लेता हूं, क्योंकि मुश्किल है वैल्यूएशन ना, कि नहीं है। तो अभी मेरी बीएफडी की कैलकुलेशन जो है ना वो ये है कि किधर गया, मैंने अपनी तरफ से भी 29 अक्टूबर सोचा हुआ है, लेकिन अगर 29 वाले दिन क्लोज नहीं कर सके, आप लोगों की हालत खराब हो गई, तो फिर ये 2 वाली जुमेरात लगा लूंगा, और बीएफडी खत्म तो ये पूरा वीक फिर रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर लूंगा। ये मैंने अपनी बुक में बनाया हुआ है चैप्टर 15। रेहान, अच्छा अब चला है, ये मैंने चैप्टर 15 बनाया हुआ है अपनी बुक में, और इसमें
इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, फंड और बैंक, इनकी स्टेटमेंट्स डाली हैं और इनकी स्टेटमेंट्स का ना फॉर्मेट स्पेसिफिकली इनसे रिलेटेड रूल्स ने बताया हुआ है। जैसे ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी के अपने रूल्स हैं और ये फाइल मैं करता हूँ शेयर अभी ये खत्म करने के बाद। जिनके पास कोई वैसे ही पास पेपर अगर कंपाइल हो कहीं, तो ये बात खास तौर पे याद रखिएगा कि ये जो 2017 से पहले जो मैंने देखे कांटे भी लगाए हुए हैं, ये ना पहले रूल्स डिफरेंट थे, इंश्योरेंस कंपनीज के डिफरेंट थे, म्यूचुअल फंड के डिफरेंट थे, तो उस वजह से इनके फॉर्मेट अलग थे। तो अगर आपने को पुराने पास पेपर्स कंपाइल किए हुए हैं और इससे पुराने सवाल वो डिफरेंट फॉर्मेट के हैं तो उनका फायदा नहीं है, तो मैंने वो कांटे लगाए हुए हैं। इसलिए इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स ये 17 से आगे वाले सवाल नहीं करने वाले। बैंक जो है वो पुराने भी हो सकते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस में पहले बताता हूं मैं ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा? जो वो पॉलिसीज बेचेंगे उससे प्रीमियम कमाएंगे, वो उनका रेवेन्यू है। और खर्चे क्या होंगे? वो तो छोटे मोटे ऑफिस के खर्चे होंगे, बड़े खर्चे उस प्रीमियम के अगेंस्ट, बड़े खर्चे जो क्लेम पे कर रहे होंगे, तो उनका रेवेन्यू है मेन प्रीमियम और उनका खर्चा मेन है क्लेम। फिर इसके अलावा एक और बड़ा खर्चा होता है इनका कमीशन, क्योंकि इन्होंने एजेंट्स के जरिए पॉलिसी सेल करनी होती है, तो वो जो एजेंट्स की कमीशन होती है वो उनका बड़ा खर्चा है। तो ये एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा इंश्योरेंस कर रही है। गाड़ी इंश्योरेंस करा लें, प्लांट इंश्योरेंस करा लें, बिल्डिंग, जिंदगी के अलावा, इंसानों की जिंदगी के अलावा की जो इंश्योरेंस है इसको जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। ये उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एसओएफपी तो इसकी सीधी सी होती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एसओसीआई। आपको एसओसीआई बनाने को कहा जा सकता है, ये फॉर्मेट है, आईकेएप की बुक में फॉर्मेट बने हुए थे लेकिन उसमें वैल्यूज नहीं थी, तो मैंने ना फिर वैल्यूज लेके, ताकि पता तो चले क्या किसमें प्लस क्या किसमें माइनस करना है, तो मैंने फिर ये वैल्यूज लेके फॉर्मेट बना दिए। बैंक वाले में वैल्यूज लेके फॉर्मेट नहीं बना सका, वो मेरी औकात से बाहर था, तो मैंने कांटों के साथ ही फॉर्मेट ले दिया, बाकी वैल्यूज डाल दी। तो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कंपनी का सामने फॉर्मेट है। एसओएफपी बाद में, पहले एसओसीआई बताता हूं। इनका मेन रेवेन्यू प्रीमियम है ना, ये इनका रेवेन्यू आ गया, और इनके बड़े बड़े खर्चे क्लेम है और कमीशन है। बाकी इनके पास जो पैसा आएगा वो कहां रखेंगे? फैक्ट्री लगा लेंगे। कहां इन्वेस्ट करेंगे? फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। तो उनके एक और बड़ी इनकम होती है इनकी रेंटल इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम। तो मेन ऊपर प्रीमियम आया, उसमें से क्लेम और कमीशन के खर्चे माइनस हुए, फिर इनके मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस यानी जो मैनेज कर रहे हैं उनकी फीस, फिर जो नेट आंसर आया ना जीपी टाइप समझ लें। ये फॉर्मेट याद करना, आईएएस में नहीं लिखा हुआ, अगर छुप के लिख के लेके जाना तो और बात है, वरना आईएएस में ये नहीं है। ये इंश्योरेंस कंपनी के रूल से बना हुआ फॉर्मेट। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट देख लें इस फॉर्मेट में, ये सेल्स टाइप चीज समझ लें प्रीमियम, और ये कॉस्ट ऑफ सेल टाइप चीज समझ लें कि जो इन्होंने क्लेम देने हैं, जो कमीशन देना है, और अगर कोई और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, इनके नेट रिजल्ट को जो जीपी टाइप चीज होती है उसको अंडर राइटिंग रिजल्ट कहते हैं। ये चीज आउट की चीज नहीं थी, मिस हुआ होगा कुछ। ये है अंडर राइटिंग रिजल्ट, ये जीपी टाइप चीज है। उसके बाद इसकी मजीद इनकम्स और मजीद एक्सपेंसेस वो अलग से लिखे जाएंगे, और फिर ये प्लस माइनस करने के बाद इसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, पीबीआईटी बोल के, इंटरेस्ट, पीबीटी, टैक्स, टैट, ओसीआई, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। अब इसमें एसओसीआई पूछी जा सकती है, या फिर इसके ना तीन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तीन है बल्कि, कमीशन है, क्लेम, हाँ 3 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। एक नोट है प्रीमियम रेवेन्यू का, ये बचपन में ना शायद ये टी अकाउंट का रट्टा लगाया हो जिंदगी में कभी। ओपनिंग एडवांस या अनअर्न्ड, क्लोजिंग एडवांस, रिसीट्स, इनकम। कहीं एफआर 1 में इंट्रो में नहीं कि ये टी अकाउंट याद है ना, ये वहां किया हुआ है। यानी अगर हमें इनकम की फिगर निकालनी है तो रिसीट्स माइनस ओपनिंग एडवांस, सॉरी प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस इज इक्वल टू इनकम ना। रिटर्न ग्रॉस प्रीमियम कहते हैं कि इस साल जितनी पॉलिसीज बेची उन पे जो ऑफिशियली कमीशन लिया, और इंश्योरेंस उधार पे हो जाती है? नहीं होती ना, कैश फौरन देना पड़ता है, कैश देते हैं तो इंश्योरेंस शुरू होती है। तो इस साल जो ऑफिशियली हमने प्रीमियम लिया कैश पॉलिसीज बेच के, ये वो है। इनमें से क्या है? रिसीट्स हैं। ये ना मैंने समझाने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग एडवांस लिखा है, जो कि हम अकाउंटेंट किस बेस पे निकाल रहे होते हैं, जितने महीने अगले साल में जा रहे हैं, जैसे 4 महीने आगे जा रहे हैं तो 4/12। ये कॉन्सेप्चुअली कुछ वैसी सी चीज है। अनअर्न्ड प्रीमियम ओपनिंग, अनअर्न्ड प्रीमियम क्लोजिंग, लेकिन ये निकली महीनों के हिसाब से नहीं हुई है। इसके इंश्योरेंस वालों के अपने रूल्स हैं। ये उन्होंने कोई रूल बनाए होते हैं कि जितनी प्रीमियम की फिगर मिले उसमें से इतना पोर्शन, मिसाल के तौर पे इसका 24वां हिस्सा, उसको इनकम अभी ना बनाए, वो अगले साल बना लेना। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स के तहत निकली हुई फिगर्स हैं। आपको ये फिगर गिवन होंगी, आपका काम सिर्फ ये है कि गिवन फिगर्स में ये प्लस माइनस करके रेवेन्यू निकलना है। तो जो प्रीमियम का रेवेन्यू है ये वो है। अगर आप उस अकाउंट के साथ चलें तो रिसीट्स प्लस ओपनिंग अनअर्न्ड माइनस क्लोजिंग अनअर्न्ड इनकम, तो ये इनका प्रीमियम इनकम का नोट बन गया।
इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस कर दी और फिक्र क्या लग गई इनको कि गाड़ी का एक्सीडेंट कहीं हो ही ना जाए। उस गाड़ी के इंश्योरेंस तो उन्होंने कर दी और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज अपनी जिम्मेदारी किसी और पे भी शिफ्ट कर देती हैं। यानी जिस गाड़ी की इंश्योरेंस की है उसकी किसी और कंपनी से खुद भी इंश्योरेंस करवा लेती हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने एक गाड़ी की इंश्योरेंस की और उन्होंने वही वाली गाड़ी किसी और इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योर करवा ली ताकि हमारे जिम्मे नुकसान आएगा तो हम उनसे लेंगे। इसको कहते हैं री इंश्योरेंस। तो कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच के प्रीमियम ले रहे थे और किसी और से इंश्योरेंस करवाएंगे तो प्रीमियम देंगे। सीधे ये पेड समझ लें। और जिस तरह से बचपन में एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाया होगा तो शायद आपको ये याद हो, ओपनिंग प्रीपेड पेमेंट, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है ये भी कहने में प्रीपेड है लेकिन ये भी ना कुछ इसी इंश्योरेंस कंपनीज के रूल्स के तहत कैलकुलेटेड है। प्लस माइनस के हिसाब से पेमेंट प्लस ओपनिंग प्रीपेड माइनस क्लोजिंग प्रीपेड इज इक्वल टू एक्सपेंस। तो ये वो है जो हमने कस्टमर्स को पॉलिसीज बेच के प्रीमियम लिया है, ये उसकी इनकम, और जो इंश्योरेंस दोबारा किसी और कंपनी से करवाई है री इंश्योरेंस, ये उसका प्रीमियम दिया है, ये एक्सपेंस। तो ये हमारा नेट रेवेन्यू आ गया। ये है नेट इंश्योरेंस प्रीमियम का नोट। अच्छा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो प्रीमियम लिया है तो जितना खर्चा हुआ वो देना पड़ेगा, और चूंकि उस गाड़ी की इंश्योरेंस हमने किसी और से भी करवा ली थी तो वहां से पैसे मिलेंगे। तो जो हम कस्टमर्स को क्लेम देंगे ये वो क्लेम्स पेड, और जो री इंश्योरेंस पे हमें रिकवरी होगी ये वो। अब ये साथ प्लस माइनस क्या है? IAS 37 मैंने पहली क्लास में रिवाइज करवाया था। रिपेयर्स कह लें, वारंटी कह लें। इसमें इस साइड पे होती है ओपनिंग प्रोविजन, इधर होती है क्लोजिंग प्रोविजन। और प्रोविजन क्लोजिंग किस तरह कैलकुलेट होती है कि हम वादे कर चुके हैं, अभी खराबी प्रोडक्ट में आई नहीं है लेकिन हम चूंकि वादा करके प्रोडक्ट बेच चुके, अगर खराबी आ गई तो हमें रिपेयर करना पड़ेगा। हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फंस चुके हुए हैं। ये वो बेस्ट एस्टीमेट होता है जो खर्चा अभी होना है। तो फिर हम अभी से प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम वादा कर चुके हुए हैं, हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, और जब असल में खर्चा हो जाएगा तो उसको फिर से एक्सपेंस डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो पहले एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट की है। तो फिर खर्चा जब एक्चुअली हो जाएगा तो प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट होगा। तो जो एक्चुअली खर्चा होता है वो प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, और इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस फॉर द ईयर होती है। ये IAS 37 में ये होता था बचपन में। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअली ऐसा है। जो एक्सीडेंट्स असल में हो गए और हमें उनके क्लेम कस्टमर्स को देने पड़े, इसमें से ये क्या है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यहां तक पहुंचना है तो क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस। ये प्रोविजन की अमाउंट कैसे निकाली है? ईयर एंड पे हम वादा कर चुके हुए हैं और कस्टमर हम तक क्लेम लेके आ चुका है, अभी नहीं आया, आ जाएगा, हम वादा करके फंस चुके हुए हैं। ये तो है IAS 37। ये IAS 37 नहीं है, ये इंश्योरेंस रूल्स का ना अपना तरीका है। IBNR कहते हैं इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। तो ये वो खर्चा है जो हमारा बेस्ट अंदाजा है कि कस्टमर ने क्लेम ले आना है, तकरीबन इस तरह की चीज। असल में IAS 37 के तहत नहीं हुई ये कैलकुलेट, ये इंश्योरेंस रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट हुई, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये प्रोविजन जैसी चीज है। तो एक्चुअल खर्चा प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। और IAS 37 में ही एक चीज थी कि हमने अगर वारंटी दी हुई है और सप्लायर से वारंटी ली भी हुई है तो जब हम कस्टमर को खर्चा करके देते थे तो सप्लायर से रिकवर भी करते थे, उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। ये कुछ कुछ रीइंबर्समेंट जैसा चीज है कि जितनी हमें एक्चुअली रीइंबर्समेंट मिल गई और ये जिस तरह प्रोविजन बनाई हुई है तो ये हमने एक रिसीवेबल बनाया हुआ। कस्टमर्स को इतने क्लेम दे दिए, री इंश्योरेंस में इतने क्लेम हमें मिल गए, इतने मजीद हमें कस्टमर्स को देने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ जाएगा पेएबल, इतनी हमें रिकवरी हो जाएगी रिसीवेबल। एक्सपेंस इनकम टाइप चीज, इनका नेट करके नेट एक्सपेंस आ गया। और बैलेंस शीट में इसमें से क्या जा रहा होगा? क्लोजिंग। ये लायबिलिटीज के एसेट्स और ये एसेट्स में, तो ये एसेट्स पे आ रहा होगा और ये लायबिलिटीज में आ रहा होगा। और ये जो नेट एक्सपेंस बन गया ये इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आ जाएगा। ये है नेट इंश्योरेंस क्लेम का नोट। तो आपसे ये नोट नाम लेके मांगा जा सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट नोट होता है कमीशन। हमने जो एजेंट्स के जरिए कस्टमर्स को पॉलिसीज बेची हैं ये उन पे कमीशन देना है ऑफिशियली। अच्छा, पेड और पेएबल दोनों से मुराद ये है, ये ऑफिशियल कमीशन है जो हमने देना है, या तो दे दिया है या देना है, लेकिन ये ऑफिशियली अब बाउंड हो गए अपने एजेंट्स को देने के लिए। इसमें से इंश्योरेंस रूल्स ही के मुताबिक, जैसे वो प्रीमियम को थोड़ा सा पोर्शन इनकम नहीं मान रहे थे ना, तो इंश्योरेंस रूल्स के मुताबिक इसमें से कुछ पोर्शन अभी एक्सपेंस नहीं मानना। आप सिर्फ समझने के लिए उसको प्रीपेड टाइप से समझ लें। तो पेमेंट,
ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड से एक्सपेंस निकलेगा। और चूंकि हम री इंश्योरेंस करवा रहे थे तो उनसे कमीशन ले रहे होंगे, ये वो हमारी कमीशन है। और इसमें से भी इसको अभी इनकम नहीं मानना, अनअर्न्ड। तो रिसीट्स, ओपनिंग अनअर्न्ड, क्लोजिंग अनअर्न्ड, इनकम। तो ये हमारा कमीशन एक्सपेंस, ये हमारी री इंश्योरेंस पे कमीशन इनकम, नेट ये एक्सपेंस। ये 3 बड़े नोट हैं और इन तीनों नोट की एंड फिगर ये एसओसीआई के फेस पे आ रही है। हाँ जी, तो ये कैसे याद हो जाएगा? खुद ब खुद ही करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा इसी अटेम्प्ट में, इसी में जी। अब इसमें मुश्किलें क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा डाटा देके ये पूछ लिया हो सकता है आपको इसका फॉर्मेट बना के दिया और कहाँ गलतियां बता दें। और मिसाल के तौर पे चलें देख भी लेते हैं। इसी में देखें, ये मैंने चैप्टर बनाया हुआ 15, और चैप्टर 15 में पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 17 दिसंबर 22, ये मैं सामने कर ही देता हूं। ये फॉर्मेट है, ये इंश्योरेंस कंपनीज और रूल्स के मुताबिक फॉर्मेट है। और ये क्वेश्चन नंबर 17 देखें, चैप्टर में पेज नंबर 10 पे, क्वेश्चन 17 दिसंबर 22, 5 नंबर। हाँ जी, अच्छा देखें 5 नंबर का सवाल है, लेकिन फॉर्मेट याद करेंगे तो ये 5 नंबर मिलेंगे। अब उसमें हुआ क्या कि उन्होंने एक इनकम स्टेटमेंट बना के दी है और पूछ रहे हैं कि इसमें एरर्स बता दें। अच्छा, इसमें ना हो सकता है किसी दौर में स्टूडेंट्स ये हरकतें करते रहे हों कि उनको समझ तो आई नहीं होगी कि इसमें एरर क्या है, तो वो कैलकुलेशन करने लग जाते होंगे कि क्या पता कैलकुलेशन का एरर हो। तो उसने बोल्ड करके लिख दिया कि टाइम ज़ाया ना करना, देयर आर नो कास्टिंग एरर्स। फॉर्मेट में बताएं क्या मसला है। पहली लाइन से शुरू करें। हाँ जी, अरे फॉर्मेट कंपेयर करना है बस। नेट इंश्योरेंस प्रीमियम आना चाहिए, ग्रॉस नहीं आना चाहिए। ग्रॉस के साथ एडजस्ट करना होता है ओपनिंग क्लोजिंग, वो जो अनअर्न्ड था वो भी एडजस्ट करना होता है, और री इंश्योरेंस है तो वो भी एडजस्ट करना होता है। ये एरर बता दिया। आगे चलें, इंश्योरेंस क्लेम एंड एक्विजिशन एक्सपेंसेस। नहीं, नेट ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम का एरर ये बता दिया कि ग्रॉस नहीं नेट बताना है, और वो भी ऐसे कि इसमें वो ओपनिंग क्लोजिंग अनअर्न्ड भी एडजस्ट होना है और जो री इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम भी इसमें एडजस्ट होना है। ये एरर हो गया पहली लाइन का। दूसरा, इंश्योरेंस क्लेम्स एंड एक्विजिशन एक्सपेंसेस, ये अलग है। देखें ना, इंश्योरेंस क्लेम अलग है, कमीशन एक्सपेंस अलग है, दोनों के नोट अलग हैं, तो इसलिए इनको मिला के लिखा हुआ है, ये अलग अलग होना चाहिए। और इसमें भी वो डेफर्ड और वो अलग अलग होना चाहिए। तो ये आपने वो नोट के फॉर्मेट याद किए हैं तो ये बात कर सकते हैं। आगे, नेट री इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये जो नेट री इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ये हमने प्रीमियम में से नेट करना होता है। जो हम री इंश्योरेंस पे प्रीमियम दे रहे हैं, हम जो नेट प्रीमियम दिखा रहे हैं रेवेन्यू, उसमें जो प्रीमियम हम ले रहे हैं माइनस जो प्रीमियम हम री इंश्योरेंस पे दे रहे हैं, वो नेट होके ऊपर नेट रेवेन्यू आता है। तो ये जो नेट री इंश्योरेंस एक्सपेंस अलग से दिखा रहा है, ये प्रीमियम में से लेस हुआ करता है। आगे, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे, ग्रॉस प्रॉफिट का वर्ड गलत है, अंडर राइटिंग रिजल्ट होना चाहिए। आगे, इन्वेस्टमेंट इनकम को अलग दिखाना है, रेंटल इनकम को अलग दिखाना है, और कोई अदर इनकम है तो अलग दिखाना है। तो इन्वेस्टमेंट एंड अदर इनकम नहीं कह देना, वो ठीक है। आगे, पीबीटी, इनकम टैक्स, पैट, ठीक है। और एक अल मशहूर के कंपैरेटिव भी दिखाने हैं, ठीक है। ये है जी 5 नंबर का सवाल। ओके, एक और जबानी देखना तो देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 दिसंबर 18। स्विफ्ट जनरल इंश्योरेंस, सारी लिस्ट दी हुई है, नीचे वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हमें और एसओसीआई बनाने को कही है। क्वेश्चन 11, स्विफ्ट जनरल इंश्योरेंस दिसंबर 18, 12 नंबर, ठीक है। लिस्ट है और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं।
और चूंकि एसओसीआई मांगी है बस अलॉन्ग विद रेलिवेंट नोट्स, तो वो नेट प्रीमियम वाला, नेट कमीशन वाला और नेट क्लेम वाला, वो 3 नोट बनेंगे और वहीं से फिगर्स इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आएंगे। सारी चीजें गिवन है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। चलें जी, अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे। और हाँ, ये इसकी एसओएफपी देख लें, ये सिंपल सी है। कोई बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह हो सकते हैं, कोई लीज पे लिए एसेट्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स इसकी बड़े एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये अलग अलग बताना है। और बाकी वो जो पीछे रिसीवेबल्स और डेफर्ड आ रहे थे। और इसी तरह से इक्विटी तो इक्विटी है और लायबिलिटी में ये वही है जो इन तीनों नोट्स में आ रहे थे। इनको मिला के अंडर राइटिंग प्रोविजन का नाम यूज होता है। क्योंकि ये इसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, इसकी बैलेंस शीट पूछते भी नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस भी इससे मिलती जुलती है, लेकिन उसमें से ना थोड़ी सी डिटेल है उसकी इनकम की। लाइफ इंश्योरेंस बताता हूं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में भी ना 2 तरह के काम होते हैं। एक होता है कि जो कस्टमर ने इंश्योरेंस करवा ली, अब वो इंश्योरेंस उसकी इन्वेस्टमेंट बन गई और उसका एक टाइम डिसाइड हो गया, लेट से 20 साल। तो अगर 20 साल में वो नहीं भी मरता तो 20 साल बाद उसके पैसे जितने भी ग्रो हो चुके होंगे वो मिल जाएंगे। और एक होती है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बस जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना, ऐसे लाइफ की इंश्योरेंस का भी प्रीमियम होता है। हो सकता है कोई जो है वो किसी 1 साल की सेकंडमेंट पे जा रहा है बाहर, और वहां इतने ऑडिट्स हैं कि उसको लगता है कि मैं काम है ना हार्ट फेल मेरा हो जाना है और मैंने रियाल और वो दिरहम देख के जा तो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि साल में वापस नहीं आएगा, तो वो उस साल की इंश्योरेंस करवा जाते हैं अपनी, या उसके फर्म वाले उसकी इंश्योरेंस करा देते हैं। तो अगर वो साल में जिंदा बच के वापस आ गया तो बस बात खत्म। इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके पैसे वापस नहीं कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट टाइप भी कर रही होती है, और जैसे गाड़ियों की इंश्योरेंस है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसकी भी होती है। तो इसकी इनकम स्टेटमेंट ना काफी हद तक मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा नामों का फर्क है, उसका ख्याल करना है। वहां भी प्रीमियम था, यहां भी प्रीमियम है, बस वहां पर प्रीमियम नेट फेस पे दिखाते थे, यहां फेस पे अलग अलग आता है, री इंश्योरेंस वाला। और फिर इसी तरह से यहां पर वो इन्वेस्टमेंट इनकम यहां पे भी तोड़ के है। वहां पर क्लेम्स ऊपर कहीं बताए हुए थे, ये नीचे अलग से बताए हुए हैं। वो ऊपर अंडर राइटिंग रिजल्ट के नाम से अलग ग्रॉस प्रॉफिट टाइप निकाला था। इसमें ये सारी इनकम्स निकालने के बाद ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ये इंश्योरेंस बेनिफिट्स वही जो हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं। तो इसमें फॉर्मेट का फर्क है, मेन काम यही है कि प्रीमियम मिल रहा है और हम बेनिफिट्स दे रहे हैं। नोट इसके भी वही 2-3 मशहूर नोट हैं। ये नेट प्रीमियम रेवेन्यू का नोट है, ग्रॉस प्रीमियम जो हमें प्रीमियम मिल रहा है। अच्छा, इसको भी ना तोड़ा होता है, रेगुलर, सिंगल प्रीमियम। रेगुलर वही होता होगा जो मैंने बताया कि इतने अरसे के बाद ना मरा तो इन्वेस्टमेंट, और ये हो सकता है कि कोई एक प्रीमियम 1 ऑफ दिया हुआ है। ये दोनों इंडिविजुअल हैं, ये अलग आ रहे हैं, और ये ग्रुप हैं, ये अलग आ रहे हैं। इंडिविजुअल जो आम इंडिविजुअल बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है, ग्रुप जैसे आईकैप वाले ग्रुप इंश्योरेंस की भी स्कीम देते थे मेंबर को के करना है उसमें एनरोल के नहीं। ग्रुप पॉलिसी ये होती है कि पूरे ग्रुप ऑफ पर्संस उसके नाम उसके अंदर नाम होते हैं, उनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो उस पूल में से पैसे मिलते हैं, तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। और आम इंडिविजुअल कस्टमर जो करा रहे हैं वो इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं। ये तोड़ के बताना होता है कि ये पहले साल जो कस्टमर फंसे थे उन्होंने कितने पैसे दिए, जो पिछले साल फंस गए थे इस साल उन्होंने पैसे दिए, और जिनको 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं उन्होंने जो प्रीमियम दिया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और सब्सिक्वेंट। ये रेगुलर वाले हैं जो रेगुलर प्रीमियम दे रहे हैं, और ये 1 ऑफ वाले। ग्रुप की पॉलिसीज जो बेची हैं, ये मुझे नहीं पता विद कैश वैल्यू विदाउट कैश वैल्यू क्या होता है कुछ, ये वो कैश वैल्यूज के साथ पॉलिसीज और विदाउट कैश वैल्यूज पॉलिसी। ये तो हो गए प्रीमियम। एक्सपीरियंस रिफंड एक होता है, ये समझ लें कि जैसे कुछ अरसे के बाद कस्टमर को हम डिस्काउंट दे दें कि चलो यार इतने सारे तुमने पैसे दिए, मैं ये लो इतने पैसे वापस ले लो, इसको एक्सपीरियंस रिफंड कहते हैं। तो ये जो हम लोग अपने कस्टमर से पॉलिसीज का प्रीमियम ले रहे हैं, हम शायद कल को इतने पैसे वापस कर दें, ये इसमें से लेस हो गया, ये हमारा प्रीमियम रेवेन्यू आ गया। लेकिन चूंकि हमने आगे से री इंश्योरेंस भी कराई हुई है, तो उसके नीचे ये री इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। तो फॉर्मेट्स थोड़े से फर्क हैं, ज्यादा डिटेल्ड हैं, वरना काम वही है, प्रीमियम ग्रॉस है और री इंश्योरेंस उसमें से लेस हो रहा है। और ये भी ऐसा ही है, इंडिविजुअल, ग्रुप, एक्सपीरियंस रिफंड, और कमीशन भी इसी में से लेस। जाग रहे हैं? और जिस तरह वहां पर क्लेम्स थे, ये भी क्लेम्स हैं। एक वो हैं जो हम लोगों को क्लेम दे रहे हैं, और एक वो हैं जो हमें री इंश्योरेंस पे क्लेम मिल रहा है। बस फर्क क्या है कि ये ज्यादा डिटेल्ड है, मरे वालों को, जख्मी वालों को, जो वैसे ही पैसे मेच्योर करवा के हमसे पैसे ले गए, तो ये सब ये वो होता है जो वैसे ही खत्म करा लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये क्लेम जो हम इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं, ये क्लेम जो हम ग्रुप पॉलिसीज वालों को दे रहे हैं, ये क्लेम हम दे रहे हैं, और ये हमें री इंश्योरेंस पे मिल रहे हैं। तो ये हमारा नेट इंश्योरेंस क्लेम है, जिसको इंश्योरेंस बेनिफिट्स के नाम से एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये उसका नोट है। और बस
तो ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ये इसका उस जनरल इंश्योरेंस से डिफरेंट है जो आपने याद करना है। और इसका सवाल देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, जून 21, क्वेश्चन 14 जून 21, जेली लाइफ इंश्योरेंस, 12 नंबर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट दी हुई है, फॉर्मेट याद हो तो उसके अंदर भर दें 12 नंबर। कोई नाम नया लगे बस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं घुसेड़ दें इसको, एंड आंसर देके थोड़ी 12 नंबर मिलने, हर लाइन के अलग अलग नंबर है। ये होगा जी लाइफ इंश्योरेंस। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। आर्टिकल स्टूडेंट ने बीएफडी पढ़ा, उसको जो है ना स्टॉक का काम पसंद आया, उसने कहा चलो मैं भी स्टॉक में पैसा लगाता हूँ। कितना को पैसा लगा देगा? कितना स्टाइपेंड है? 19,000। कितना को पैसा लगा देगा? बहुत पैसा लगा देगा। चलो अब्बा जी थोड़े पैसे ले भी ले, तो चूंकि स्टूडेंट को ज्यादा पता नहीं है तो वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर हायर कर ले। नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे और वो अपने पैसे मिला लेंगे, वो सारे पैसे मिलाएंगे और चूंकि सबके होंगे तो वो हो जाएंगे म्यूचुअल। अब ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और ये सारे आम लोग हैं, छोटे बड़े सारे, इन सब ने अपने पैसे इस फंड में इकट्ठे किए और अब पैसे हो गए ज्यादा, तो फिर इन्होंने क्या किया, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हायर कर लिया। ये होते हैं फाइनेंस के काबिल लोग, ये इनके पैसों को मैनेज करेंगे। अब इसकी लीगल शक्ल क्या है, लीगल शक्ल की डिटेल में हम नहीं जा रहे कि एक ट्रस्ट एक्ट के तहत होगा, क्या होगा, ट्रस्टीज होंगे कि नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट बात यह है कि इन सारे लोगों ने यहां पैसा जमा किया है और इनको हायर किया गया है। ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, सीएफए वगैरह होंगे, इन्होंने इनके इन फंड्स को मैनेज करना है। अब ये जितने लोग थे, इनमें से अगर कोई इस फंड से बाहर निकलना चाहे तो ये कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है कि इस कंपनी के खत्म होने का इंतजार करेगा। इनके ऑफिस जाए, कहे जी मेरे पैसे वापस कर दो, तो पैसे वापस कर देंगे। और ये अपने चाचा मामा ताया को लाना चाहे तो ले आएगा, वो कहेगा जी मैंने भी पैसे लगा दो पैसे। तो ये ओपन एंड फंड्स होते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अब जो आ रहा है वो कितने पैसे लेके आए और जो जा रहा है वो कितने पैसे लेके जाए, इसका कोई हिसाब किताब होगा। तो जिस तरह कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, तो जब इन सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था, जितना पैसा इकट्ठा हुआ था, मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ सोचा होगा और उसके शेयर्स बना दिए होंगे। वो जो शेयर्स कंपनी का हम वर्ड यूज करते हैं, यहां पर उनको यूनिट्स कहते हैं। शेयर्स की तरह के यूनिट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शुरू में पैसा इकट्ठा हुआ था 500 मिलियन और इन लोगों ने फैसला किया, मैनेजमेंट ने, कि हम 50 मिलियन यूनिट्स बना देते हैं इनके। तो एक यूनिट कितने का हो गया? 10 का। अब एक यूनिट 10 रुपए का हो गया, लेकिन फेस वैल्यू वाला रोला नहीं है इसमें। उस वक्त जिन्होंने इसमें पैसे लगाने थे उनको 10-10 रुपए के हिसाब से यूनिट बेचा गया। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जिस इंडिविजुअल के पास शेयर होल्डर मतलब यूनिट होल्डर था, उसके पास 2000 यूनिट्स थे, शेयर्स यूनिट्स, वो कहता है कि 500 यूनिट्स में बेचना चाहता हूं, तो वो चाहे अपने किसी जानने वाले को बेच दे, चाहे इस फंड में वापस आए और कहे मेरे 500 यूनिट्स रख लें, मुझे पैसे वापस कर दें, तो वो उसको 500 इंटू 10 रुपए वापस करेंगे? नहीं, वो देखेंगे उस वक्त उस यूनिट की क्या वैल्यू है, और उस वक्त यूनिट की वैल्यू ऐसे निकलेगी कि 500 मिलियन इन्वेस्ट हुआ था, फल फूल के ये पहुंच चुका हुआ है 780 मिलियन। अब ये यूनिट कितने का है, उतने पैसे उसको वापस कर देंगे चार्जेस काट के। और अगर कोई आता है कि मैं अब पैसे लाना चाहता हूं, तो उससे भी पर यूनिट निकाल के उतने पैसे ले लेंगे। अच्छा, अब जब पर यूनिट निकाल के नए आने वाले से पैसे लेंगे तो उसको और यूनिट इश्यू कर रहे होंगे, और जो पुराने वाला वापस करके पैसे लेके जा रहा होगा उससे यूनिट्स लेके फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। बस आप समझ लें, पर्चियां हैं ये। तो नए यूनिट्स इशू भी हो रहे होते हैं, पुराने यूनिट्स रिडीम भी हो रहे होते हैं। और ये जो मैंने वैल्यू बताई है पर यूनिट, इसको नैव कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो जब भी कोई इन होगा, जब भी कोई आउट होगा, उस वक्त का नैव वो पैसे देके हिस्सा बन जाएगा, पैसे लेके बाहर निकल जाएगा, चार्जेस कटेंगे, लेकिन नैव एक यूज होगी वैल्यू कि जो आना चाहता है वो कितने पैसे लेके आए और जो जाना चाहता है वो कितने पैसे लेके जाए। ये म्यूचुअल फंड की कहानी है। और ये लोग इन फंड्स को मैनेज कर रहे होंगे, तो कैसे मैनेज कर रहे होंगे? इन्वेस्ट कर रहे होंगे, शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिवेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन पैसों को इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो म्यूचुअल फंड्स की मेन इनकम क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इनकम। ये नैव शैव वाली कहानी मैंने थोड़ी बहुत ये लिखी हुई है। और इस म्यूचुअल फंड की एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें देखें मेन इनकी इन्वेस्टमेंट्स इनकम ही है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मेनली यही है। तो ये इनकी इनकम्स हैं। और एक्सपेंसेस, बड़ा एक्सपेंस तो इनका है जो एएमसी को पे कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। वो कोई ट्रस्ट एक्ट के तहत ये बनता होगा फंड, तो उसमें कोई ट्रस्टीज के हो सकता है पैसे होते हो, एक्सपेंस है बहरहाल ये। अच्छा, यहां तक पहुंचे, यहां तक
इनकम्स हैं और ये एक्सपेंसेस हैं। ये नेट प्रॉफिट तक पहुंचो मैं, ये पैट तक, ये पैट आ गया, ठीक है। इससे अगली लाइन बाद में बताता हूं, उससे पहले चलते हैं इसकी एक स्टेटमेंट जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट इन यूनिट होल्डर्स फंड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी ना गुजारा ही बताऊंगा, बस जितना आप याद करने में हेल्प हो सके, वरना जिससे मैं समझ रहा, क्योंकि ये इतने ज्यादा फंड्स हैं नहीं कि उनकी लिस्टेड अवेलेबल हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी कम अवेलेबल हैं, तो जिससे मैं समझ रहा था उसने जितना टूटा फूटा मुझे समझाया था वो आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, ये जो है ना कैपिटल वैल्यू और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, इसकी मुझे साइंस नहीं पता कि जितनी ये इनकम कमा रहे हैं, क्या उसको वो इनकम कमा रहे हैं मतलब वो जो नेट प्रॉफिट था, जो इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट आ रहा था, जो मैंने 750 दिखाया था, तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है, आप इसको समझ लें कि ये रिटेन अर्निंग की तरह की चीज है। कैपिटल वैल्यू इनफैक्ट क्या चीज है ये मुझे ना एग्जैक्टली पूरा पता नहीं है, लेकिन जो टूटा फूटा समझ आया हुआ है विधान बैंक की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, ये समझ लें जो हम लोगों से पैसा ले दे रहे हैं, जो आना चाह रहा है वो पैसे ला रहा है और उसको हम यूनिट्स इशू कर रहे हैं। तो साल के शुरू में लोगों के फंड्स इतने थे, इतने वो लोग पैसे और लाए, और जो जा रहे थे वो इतने पैसे लेके चले गए। जो पैसे लाए होंगे और जो लेके गए होंगे उनको पैसे कैलकुलेट किस हिसाब से किए जा रहे होंगे, नैव के हिसाब से। अब मैंने विधान बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज ये देखी थी कि ये जो पैसे लोग ला रहे हैं और जो पैसे लेके जा रहे हैं, इनको इन दो टुकड़ों में लिखा होता है। इसके साथ उसमें लिखा हुआ था ईयर स्टार्ट बैलेंस, कैपिटल वैल्यू के साथ ईयर स्टार्ट बैलेंस लिखा हुआ था। इससे मुझे जो टूटी फूटी बात समझ आई है ना, वो कुछ ऐसी आई है कि साल के शुरू में जो वैल्यू होती है, कैपिटल गेन कह लें, कैपिटल गेन, साल के दौरान कैपिटल गेन और आएगा ना, तो वो जो और आएगा हो सकता है उसको साल के एंड पे जाके कोई एंट्री करके ट्रांसफर किया जाता हो। तो जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट इस फंड ने की हुई है, साल के शुरू तक उस इन्वेस्टमेंट की जो वर्थ थी कैपिटल वैल्यू, और साल के दौरान जब भी 2-4 मार्च को कोई लेने आया होगा, कोई मई में लेने आया होगा, तो 3-4 महीने और गुजर गए ना, इन्वेस्टमेंट की वर्थ और बढ़ गई होगी। तो जितनी और बढ़ गई होगी वो ये चीज है, क्योंकि वो जो और फॉर द ईयर बढ़ी होगी वो इनकम में जानी चाहिए ना, तो वो ये वाली चीज है। दोबारा सुने, इस साल के शुरू में इस म्यूचुअल फंड्स ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनकी उस वक्त तक एक वर्ती पोर्टफोलियो था। अगर कोई इन्वेस्टर उस पहले ही दिन आ जाता तो जो उस दिन नैब बनती है वो उसे ले लेते। 2 महीने गुजरने के बाद आया, नैब और बढ़ गई होगी ना। क्यों बढ़ गई होगी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और बढ़ गई होगी। तो साल के शुरू से लेके जो अब और बढ़ी है वो कैपिटल गेन फॉर द ईयर है ना, तो उस पोर्शन को अलग और जो साल के शुरू तक उसकी वैल्यू थी उसको अलग। यानी जो उस वक्त नैब बनती थी मिसाल के तौर पे, वो बनती थी साल के शुरू में 25 रुपए, लेकिन जब कोई नया बंदा आया और वो अप्रैल में लेने आया उस वक्त तक वो 25 से 28 हो गई थी। तो हम उसे लेंगे तो 28, लेकिन 25 ये और 3 ये। और इसी तरह जो जाने वाले लोग हैं उनको हम पैसे वापस कर रहे होंगे, साल के शुरू में अगर नैब 22 थी और जब वो जा रहे हैं उस वक्त 29 है, तो दे तो उनको 29 रहे होंगे ना, लेकिन 22 तो साल के शुरू तक हम कमा चुके हुए थे, 7 हमने साल में और कमाया है, तो ये वो अलग दिखाना है। अब ये कब कैपिटल वैल्यू में कन्वर्ट होता है पता नहीं, क्योंकि मिजान फंड्स की स्टेटमेंट के अंदर इस कैपिटल वैल्यू और इस कैपिटल वैल्यू के साथ ईयर स्टार्ट वैल्यू लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये फॉर द ईयर इनकम को वो अलग दिखाना चाह रहे होते हैं। तो जो आने वाले लोग हैं उनसे पैसे लेने टोटल नैव है, लेकिन उसको साल के शुरू की नैव प्लस जो साल में मजीद और बढ़ी है, और जो जाने वाले लोग हैं उनको भी देने नैव है, लेकिन साल के शुरू की नैव प्लस जो इस साल में मजीद बढ़ी है। इसमें तोड़ के बताया होता है आपको, ये तोड़ के सवाल में बताया ही होगा इंशाल्लाह। तो साल के शुरू में कैपिटल वैल्यू इतनी थी, इतने आने वाले लोग पैसे और लाए, इतने जाने वाले लोग पैसे ले गए, तो क्लोजिंग वैल्यू ये आ गई। और जो इस साल हमने प्रॉफिट और कमाया, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये आप रिटेन अर्निंग टाइप समझ लें, इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड हो गया, और अगर कोई डिविडेंड बांटा ये यहां से लेस हो गया। और जो डिविडेंड बांटा है वो 675 तो है, लेकिन ये 70 भी है डिविडेंड प्रॉफिट में से बढ़ता है कि रिटेन अर्निंग में से? रिटेन अर्निंग में से ना, तो 70 फॉर द ईयर में से भी बांटा है, यानी जाने वाले लोगों को उस वक्त तक का डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड भी देके भेजा है। तो ये 70 है जो इधर फॉर द ईयर में आ रहा है, ये कि जो ड्यूरिंग द ईयर लोग जा रहे थे उनको इतने पैसे भी साथ ही देके भेजे। नैव के तो दिए भी हैं जो उस वक्त तक इनकम हो चुकी थी, ये वो भी भेजे हैं। तो ये 70 है जो उधर ऊपर शो हो रहा है, और ये 675 इसके अलावा है। अच्छा, अब ये जो कॉलम्स दोनों हैं ये उनका टोटल हो गया, और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टाइप चीज पूरी हो गई।
लेकिन इस कॉलम का एक ब्रेकअप और बताना होता है जो कि इसी स्टेटमेंट के नीचे चल रहा है, और चूंकि इसी कॉलम का ब्रेकअप है इसलिए मैंने इसी के नीचे आगे बढ़ा दिया। ये स्टेटमेंट का हिस्सा है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक पूरी हो गई। इस कॉलम को ब्रेक करके एक और तरह से दिखाना होता है। कॉलम यही वाला होगा, यानी ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्लोजिंग, लेकिन इसको तोड़ के दिखाना होता है। और वो तोड़ना ऐसे होता है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ओपनिंग कितना आ रहा है, तो इसको तोड़ के दिखाया हुआ है कि ये जितनी इन्वेस्टमेंट्स बेची थी उन पे प्रॉफिट था, और जो फेयर वैल्यू पे अपडेट की गई उन पे प्रॉफिट है। ये 1350 को तोड़ के बता दिया, स्टूडेंट को बताइए होगा। फिर जो फॉर द ईयर प्रॉफिट कमाया है, जो उधर इनकम स्टेटमेंट के फेस पे 680 आ रहा है, 70 देने के बाद इनकम स्टेटमेंट के फेस पे 750 में से 70 निकाल के 680 आ रहा है, ये उस 680 का ब्रेकअप है। रियलाइज कितना और अनरियलाइज कितना, सॉरी कैपिटल गेन कितना और डिविडेंड वगैरह कितने, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेस करके जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग को भी तोड़ के बताया हुआ है, जैसे ओपनिंग को तोड़ा हुआ था। तो ये इस स्टेटमेंट के फॉर्मेट का हिस्सा है। जो ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग था उसी को ये दो में तोड़ के बताया हुआ है, और जो पैट फॉर द ईयर था उसको भी तोड़ के बताया हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है। और फिर आखिर में स्टेटमेंट का हिस्सा होता है कि 2 पॉइंट्स की नैव बतानी होती है, साल के शुरू की और साल के एंड की, ये भी दी होंगी। ये पूरा पेज ये होता है स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट इन यूनिट होल्डर्स फंड। सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप देख लें क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिसंबर 20 12 नंबर। तो ये स्टेटमेंट बनाने को कहा हुआ है, और ये भी देखें सामने स्क्रीन पे, ये रीसेंट अटेम्प्ट है, स्टेटमेंट दी हुई है, हाँ जी, और रिक्वायर्ड देखें। देयर आर नो कास्टिंग एरर्स हैं। नहीं पहले भी लिखा हुआ था, मुझे पहले एक साल था उसमें भी लिखा था कि रीड्राफ्ट नहीं करना। तो इसमें से एरर बताने, तो ये नीचे से शुरू करते हैं। चलें, इसमें एरर क्या है? क्लोजिंग को भी तोड़ना होता है, क्लोजिंग नहीं तोड़ा हुआ, और ये नीचे से शुरू किया मैंने, फॉर्मेट देख लें, नीचे से शुरू किया मैंने, हैं? नहीं डिस्ट्रीब्यूशन को तो नहीं तोड़ना, नोट नीचे से शुरू कर रहा हूं मैं, नीचे से देखना फॉर्मेट में नैव नहीं लिखी हुई ना, ईयर स्टार्ट ईयर एंड की नैव नहीं लिखी हुई। और ऊपर चलते हैं, ये टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, चलो पैट ही कह लें, खैर है, किस कॉलम में लिखनी है? तो उन्होंने कैपिटल वैल्यू में लिखी हुई है। ठीक है जी, तो ये एरर और मजीद क्या था? कंपैरेटिव फिगर नहीं है, हाँ ये चीज, ये आपको नंबर ऑफ यूनिट नहीं लिखे हुए, ये इधर लिखे हुए, इधर नहीं लिखे हुए, तो रट्टा लगाना है ना, इसमें यूनिट्स लिखने होते हैं ना, तो नहीं लिखे हुए। हाँ जी, चल ये हो गए म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड की ये आप इनकम स्टेटमेंट देखें, बल्कि ये दिखा दी थी बैलेंस शीट, तो इसकी सादी सी बैलेंस शीट है, कोई प्लांट मशीनरी तो उसके है नहीं, तो मेनली सारी इन्वेस्टमेंट्स ही हैं और छोटे मोटे पेबल हैं। तो जो नेट एसेट्स हैं यही है जो उसके टोटल कॉलम का एंड पे टोटल आ रहा था। ये हो गए म्यूचुअल फंड्स। IAS 19 थोड़ा बहुत याद नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। एक फंड बनाया जिसको हमने प्लान एसेट्स कहा था, और एम्प्लॉयर ने उसमें कंट्रीब्यूशन उस डब्बे में डालनी शुरू कर दी, और कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर वाली भी आ रही है और एम्प्लॉय वाली भी आ रही है। उस डब्बे में कंट्रीब्यूशन आती जा रही है, उस डब्बे ने फिर उन पैसों का क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। उस वहां से पैसा आएगा, इंटरेस्ट इनकम, वो भी डब्बे के अंदर आएगा, और जो एम्प्लॉय रिटायर होकर जा रहा होगा उसको डब्बे से निकाल के बेनिफिट दे देंगे। तो उस डब्बे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये IAS 26 है, ये उस डब्बे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो ये जो आपको इधर सामने नजर आ रहा है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स कहते हैं, ये आप समझें बैलेंस शीट टाइप चीज है। अब उस डब्बे के एसेट्स क्या होंगे? इन्वेस्टमेंट्स ही होंगी, कैश एंड बैंक होगा, मेनली यही है। और इसने पैसे किसको देने? अपने स्टाफ की सैलरी शायद देनी हो, शायद ऑफिस का किराया देना हो, वरना तो उसकी कोई प्लांट मशीनरी थोड़ी कि मटेरियल के सप्लायर हैं। तो इस डब्बे में जो पैसे जमा हैं वो पैसे ही इसके एसेट्स हैं, और छोटी मोटी लायबिलिटीज वो हैं जो
इन्होंने सैलरीज देनी है बस। अब इसका जो नेट है ये वो है जो इन्होंने इंप्लॉइज का पैसा संभाल के रखा, यानी ये कोई कंपनी तो है नहीं जिसकी इक्विटी है। इसके पास जो पैसा आया है बिजनेस में, पैसा ओनर्स का आता है, इसके पास पैसा कौन सा आया है जो इंप्लॉइज को देना है, तो ये वो है, ये इन्होंने इंप्लॉइज को देने हैं वापस, इनके ऊपर जिम्मेदारी है, इंप्लॉइज का पैसा जमा हुआ है इनके पास। तो जैसे इक्विटी टाइप चीज होती है ना, ये वो इक्विटी है कि इन्होंने इंप्लॉइज को पैसे देने, ये पैसे जो इन्होंने इन्वेस्ट करके रखे हुए किस पर, किसका हक है इन पे, मेंबर्स का ना, ये वो है। और ये मैंने अब एक फंड देखा था उसके अंदर ये लाइन तो थी नहीं, और जिससे मैं समझ रहा था ये चीजें उसको भी नहीं पता था, लेकिन आईकैप के फॉर्मेट में इस लाइन का लिखा हुआ था तो मैंने ये लाइन यहाँ छाप दी है। हो सकता है इस फंड की कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, उनको ना अवेलेबल फॉर सेल पुराना नाम था तो ये नाम भी चल जाता है, तो हो सकता है ये कोई इस तरह की हो जिसका अलग से रिजर्व बनाओ, इसको अलग लिख दिया, बाकी सब नेट इक्विटी है, ये इक्विटी है लेकिन ये देने हैं उन एम्प्लॉइज को पैसे, तो ये इसकी बैलेंस शीट टाइप चीज है, लेकिन इसको बैलेंस शीट नहीं कहते, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर बेनिफिट कहते हैं। और इसकी इनकम स्टेटमेंट टाइप चीज को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर बेनिफिट कहते हैं। अच्छा, इस फंड के पास पैसे कहां से आएंगे, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन आ गई, ये कंट्रीब्यूशन आ गई, और इनका मेन खर्चा क्या है, जो पैसे बेनिफिट दे, ये वो बेनिफिट चले गए, कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, बेनिफिट जा रहे हैं, और उसके अलावा जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे ये इनकम्स कमा रहे हैं, और इनके ऑफिस के कुछ छोटे मोटे खर्चे, तो ये हर साल इन्होंने नेट पैसा जनरेट किया। देखें ऊपर ना, ये बैलेंस शीट में ये 82-30 के आ रहा था जो एम्प्लॉइज के नाम का इनके पास पैसा है, तो साल में जो मजीद नेट पैसा जनरेट हुआ, साल के शुरू में इतना था और अब ये एंड पे उस 82-30 से टैली कर गया, तो ये इनकम स्टेटमेंट टाइप चीज समझ लें। तो ये दो स्टेटमेंट्स के नाम है, एक इसकी बैलेंस शीट है लेकिन नाम बैलेंस शीट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर बेनिफिट्स है, और ये इनकम स्टेटमेंट टाइप चीज है जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ये हो गया IAS 26, और लास्ट जो मेरे बस का नहीं है और एग्जामिनर को वही बहुत पसंद है, ये करने तो आपने इसके रटे ही हैं, और वो हैं बैंक्स। ये मैंने मतलब ओरिजिनली जो इनके प्रूडेंस रेगुलेशंस हैं इनकी, वहीं एक 2 से ही सॉफ्ट कॉपी ली थी, तो आईकैप की बुक में भी उन्होंने वहीं से छापे हुए हैं। तो ये बैंक की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, और इन सब के डिटेल्ड नोट्स हैं, तकरीबन सबके, ये इनकी बैलेंस शीट, ये इनकी इनकम स्टेटमेंट, और आगे जो नोट्स हैं मेजॉरिटी कैश हमारे पास कितना पड़ा है, रुपए में कितना है, लोकल में कितना है, स्टेट बैंक के पास कितना पड़ा है, किसी और मुल्क में कितना पड़ा है, नेशनल बैंक के पास कितना पड़ा है, प्राइस बॉन्ड कितने पड़े हुए हैं, दूसरे बैंकों में कितना पैसा जमा करा के रखा हुआ है, लोन दिए हुए दूसरों को तो कितने दिए हुए, ये उनकी हैं, ये भी मुख्तलिफ टर्म्स हैं, क्लीन कॉल, क्लीन मनी, पता नहीं क्या होता है कुछ। फिर इनमें से जो पैसे डूबने का रिस्क है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो गिरवी रखी हुई चीजें ये वो हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं कहां की हैं, किस सेक्टर में की हैं, शेयर में पैसे लगाए हैं, गवर्नमेंट में लगाए, इन्वेस्टमेंट बाय टाइप्स, और एक है इन्वेस्टमेंट बाय सेगमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट में लगाए हैं, प्राइवेट कंपनीज में लगाए हैं, क्या किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट का नोट है। एडवांस जो लोगों को दिया हुआ है कि लिया हुआ है, ये लायबिलिटी है कि है, लिया हुआ है कि दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तभी तो उसमें से प्रोविजन माइनस करते हैं, और ये सब उसी की डिटेल है। बोरोइंग्स जो स्टेट बैंक से और वहां से पैसे लोन लिए हुए हैं, डिपॉजिट्स जो कस्टमर से पैसे आए हुए हैं, करंट है कि सेविंग है कि, बस। तो ये नोट आपने भरपूर नोट है याद करने, और एग्जामिनर इतना शरारती है कि अजीब सा नोट देके पूछता है कि बताएं इसमें गलतियां बता दें क्या है। तो ये बैंक में मैं आपके लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूं और मेरे पास इसमें करने को कुछ नहीं है। मैं क्या करूं इसमें आपके लिए। हाँ, और ये एग्जामिनर की शरारत का वैसे अंदाजा लगाएं कि मैंने ये बैंक को काला रंग दिया हुआ है, तो बैंक ही है, और पिछले 2 साल से 2 अटेम्प्ट से बैंक नहीं आया, जून 22 में आया था। तो मेरे पास इसमें आपके लिए दुआ के अलावा कुछ नहीं है, और ये बैंक भी हो गया खत्म, और स्पेशलाइज्ड खत्म, और ये जो ग्रिड डी और ई है ये भी खत्म। अब रहेगी जो आधी अधूरी कंसोलिडेशन है, और ये 3 IAS। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।